सो हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक टू द चैनल क्लास 9 पढ़ाई। सो इसी के साथ ही आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। बहुत फन तरीके से फोटोज के साथ, बुलेट पॉइंट के साथ एंड स्पेशली नेमोनिक्स के साथ में आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, होप आपको अच्छा लगा। और अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी इस चैप्टर पे डायरेक्टली स्किप कर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा है, सो गो एंड काइंडली चेक दैट वीडियो, क्योंकि जब तक आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं समझ में आएगा तब तक इसको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वी विल कनेक्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के मैं पार्ट्स भी अपलोड करूंगी, शॉर्ट समरी, तो वो आप जाके देख लेना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन मोटो था वो था फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, है ना। ये जो थे बेसिक उसका मोटो था, बेसिक आइडियाज थे उसके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जितने भी आइडियाज थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के, ये सब यूरोप भर में फैल गए। इवन यूरोप में ही नहीं, ये इंडिया में, एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में भी फैले, जहाँ इंडिया में राजा राम मोहन रॉय, डेरोजियो, उन्होंने जो है इससे उन्होंने इम्पोर्टेंस जानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, है ना। सो बिफोर दी 18th सेंचुरी सोसाइटी स्टेट्स में डिवाइड थी। कैसे सोशल ऑर्डर्स होते थे, कैसे एरिस्टोक्रेसी जो है, चर्च जो है वो कैसे जो पीजेंट्स है वर्कर्स पे अत्याचार करते थे, थर्ड स्टेट पे अत्याचार करते थे, है ना। ये थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज, जिन्होंने कम्प्लीटली चेंज किया, एक सोसाइटी में चेंज लाया। अब यूरोप भर के लोगों को लगने लगा दैट, इनफैक्ट इंडिया के भी, दैट अगर जिस तरीके से सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है हम वो लोग रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। उनके अंदर भी एक जिज्ञासा जाग गई दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी, वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिस्ट्रक्चर दी सोसाइटी। ये चीज बता रखी है कि जो आपको फर्स्ट 3 पैराग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी में, दैट हाउ जो आइडियाज थे, पावरफुल आइडियाज थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के, इट गॉट फेमस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, नाउ डिफरेंट ओपिनियंस थे। कुछ लोग चेंज चाहते थे, कुछ लोग कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, और हर एक इंसान ने, हर एक कम्युनिटी ने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया। तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे 3 आइडियोलॉजी लोगों की, जो कि आपके चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 आइडियोलॉजी थी, लिबरल्स की, रेडिकल्स की एंड कंजर्वेटिव्स की। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट आइडियोलॉजी, जो की थी लिबरल्स की। तो लिबरल्स चिल्ड्रन वो लोग थे जो चाहते थे दैट सोसाइटी में एक चेंज आए, और वो चेंज ऐसा है कि यूरोप में ना, अगर हम बात करेंगे यूरोप की, ठीक है, रशिया की, है ना। उधर क्या होता था दैट एक पर्टिकुलर रिलीजन को माना जाता था। लिबरल्स को एक ऐसा नेशन चाहिए था जो सारे रिलीजन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि उस टाइम पे कई सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज थी जो एक ऑफिशियल रिलीजन को सपोर्ट करती थी, क्योंकि उधर मोनार्की होता था। जहाँ मोनार्की होता है, जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ जो किंग का रिलीजन होता है या जो डिक्टेटर का रिलीजन होता है वही ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है। तो उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में एरिस्टोक्रेसी रूल कर रही थी, तो उनका ये ऑफिशियल रिलीजन चल रहा था। तो यूरोपियन कंट्रीज में एक ऑफिशियल रिलीजन था, जैसे ब्रिटेन जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करता था, ऑस्ट्रिया स्पेन कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे। जो उधर क्या था, ऑफिशियल रिलीजन्स थे। लेकिन लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसा नेशन बने जो सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करें। लिबरल्स ये भी चाहते थे डायनेस्टिक रूल, है ना, कि डायनेस्टिक रूल हट जाए। दे ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। वो मोनार्की ऑल्सो चाहते थे, लेकिन वो डायनेस्टिक रूल के खिलाफ नहीं थे। वो चाहते थे दैट जो डायनेस्टिक रूल है उसमें जो पावर एक जने के हाथ में आ जाती है वो ना आए, है ना। जब जितना भी पावर होती है वो एक इंसान के हाथ में होती है, और वो चाहे उसे मिसयूज करे चाहे सही तरीके से यूज करे, वो उसके हाथ में। तो वो किसके खिलाफ थे, सबसे पहले दे वांटेड टू टॉलरेट ऑल रिलीजन, दे वांटेड, वो बिलीव करते थे इस पे। एंड नेक्स्ट आ गया दैट पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स के वो खिलाफ थी। नाउ वो चाहते थे दैट हर एक इंसान के राइट्स गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करें, ठीक है। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के जो राइट्स है उन्हें सेव करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट उनमें अत्याचार नहीं कर सकती। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जहाँ एक पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता हो और एक वेल ट्रेन जुडिशरी हो। पार्लियामेंट इलेक्ट करने के बाद
बेसिकली डेमोक्रेसी जब आ जाती है ना, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, एक वेल ट्रेन जुडिशरी हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे दैट लिबरल्स की आइडियोलॉजी अच्छी थी, लेकिन लिबरल्स जो फुली दे वर नॉट फुली डेमोक्रेट्स। इधर आपके एनसीईआरटी में कही गई है ना दैट हाउएवर दे आर नॉट डेमोक्रेट्स। चिल्ड्रन डेमोक्रेट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि डेमोक्रेट्स सबसे पहले मीनिंग देखो, डेमोक्रेट्स मतलब डेमोक्रेसी से डिराइव है। डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम, है ना, सिंपल वर्ड्स में, अर्थों में सिंपल, दैट फ्रीडम। सो जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं थे, वो डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं थे क्योंकि वो कहते थे दैट यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मेन है डेमोक्रेसी में। तो वो चाहते दैट यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज ना है, सिर्फ वोटिंग का राइट्स जो लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं उन्हें ही मिले। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे राइट जो लोग प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को मिले या जो विमेन है उन्हें वोट मिले। तो लिबरल्स की आइडियोलॉजी समझ में आ गई कि कैसे दे बिलीव्ड इन a nation that accepted all religions, well-trained judiciary, and opposed the uncontrolled power of dynastic rulers, and they were against universal adult franchise। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरी आइडियोलॉजी जो कि है रेडिकल्स की। रेडिकल्स के अपने खुद के व्यूज थे, है ना, उनके अपने व्यूज थे। देखो, रेडिकल्स ना एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि लोगों की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की इच्छा से सिलेक्ट हो, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन चाहती है उनकी इच्छा से सिलेक्ट हो। रेडिकल्स ऐसा नहीं है कि विमेन को नहीं चाहते थे, कई सारे ऐसे विमेन सफरेज मूवमेंट थे। सफरेज मूवमेंट होते हैं एक ऐसा मूवमेंट जो कि विमेन को वोट करने का राइट देता, तो वो रेडिकल्स उन्हें सपोर्ट करते थे। और ना जितने भी वो होते थे मतलब लिबरल्स जो थे वो क्या चाहते थे दैट वोटिंग का राइट सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को मिले, लेकिन रेडिकल्स चाहते थे दैट जो वो है लैंड ओनर्स की, जो बड़े बड़े वेल्दी ओनर्स की ये जो प्रिविलेजेस है ना, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये हटा दिए जाए। ठीक है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, दे एक्सेप्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन जब वेल्थ एक के हाथ में या किन्हीं इंसानों के हाथ में हो जाती है वो इसके खिलाफ थे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड आइडियोलॉजी जो कि थी कंजर्वेटिव्स की। तो देखो, कंजर्वेटिव्स जो थे ना वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के खिलाफ थे। कंजर्वेटिव्स, अब वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के खिलाफ थे, उन्हें कोई चेंज ही नहीं चाहिए था। जिन्हें चेंज नहीं चाहिए था वो कौन से लोग होंगे, जो एरिस्टोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है उसमें से जिन्हें फायदा मिल रहा होगा। और किसे फायदा मिल रहा होगा, किंग को, किंग के रूलर्स को, किंग के रिलेटिव्स को। कंजर्वेटिव्स वही तो लोग होंगे, उन्हें कोई चेंज ही नहीं चाहिए था। इन द 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स वर स्ट्रांगली अगेंस्ट चेंज, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दैट ऐसे कुछ चेंज नेसेसरी है। और 19th सेंचुरी तक वो कंजर्वेटिव्स बिलीव करने लगे थे हाँ तुम चेंज ले आओ, लेकिन ग्रेजुअल चेंजेस लाओ, धीरे धीरे करके चेंज लाओ, और your past should be respected, but believe that the past had to be respected and change जो है वो एक स्लो प्रोसेस से के थ्रू ही आना चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डिफरेंट व्यूज थे, हमने पढ़े क्या लिबरल्स के थे, रेडिकल्स के थे, कंजर्वेटिव्स के थे, और हर एक कम्युनिटी, हर एक जो कम्युनिटी थी वो अपने वे से सोसाइटी को शेप करना चाहती थी। कई सारे ऐसे रेवोल्यूशंस आए, नेशनल मूवमेंट्स आए 19th सेंचुरी में जो कि सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। अब हमारा आ गया है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। कैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ी, क्या सोशल सोसाइटी में चेंज आया। तो देखो, इस टाइम पे ना ये वो टाइम था जब नई नई सिटीज, नई नई फैक्ट्रीज ग्रो हो रही थी, दे वर एक्सपैंडिंग, रेलवेज बन रहे थे, ठीक है, और नए नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप हो रहे थे। और इस पीरियड को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। तो जब इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होती है, सिटीज एक्सपैंड होती है, रेलवे लाइंस का, तो ये हमारा क्या कहलाता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ना इंडस्ट्रियलाइजेशन में ना मशीन्स आने लग गई फैक्ट्रीज में, तो इससे कई सारे मेन थे, विमेन थे, इवन चिल्ड्रन भी फैक्ट्रीज में आके काम करने लग गए। लेकिन उसमें क्या होता था दैट जो वर्क आवर्स होते थे ना किसके, लेबरर्स के, और लेबर्स कौन होते थे, मैन, विमेन, चिल्ड्रन, वो तो बहुत लंबे होते थे, लेकिन उनके बदले उन्हें बहुत कम पैसे, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। तो कई सारे ऐसे लोग थे, मैनी पीपल लॉस्ट जॉब, जब फैक्ट्री को वर्कर्स नहीं चाहिए थे। कई सारे ऐसे लोग थे जो हैंडमेड काम करते थे, लेकिन अब मशीन्स आ गई थी, फैक्ट्रीज आ गई थी, तो लोगों ने तब जॉब खोई जब फैक्ट्रीज में वर्कर्स की ज़रूरत नहीं थी। लोग जो थे वो विलेज से अर्बन एरियाज में आने गए थे टू गेट जॉब। इससे क्या हुआ, सिटीज़, अब देखो एक रीजन होता है पर्टिकुलर, एक किसी भी एक
मतलब कंट्री में या किसी भी स्टेट में इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स होते हैं कुछ, तो ऐसे ही उसमें सिटीज क्राउडेड हो गई थी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइज रीजन में, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज हुई थी उधर क्या हो गई थी, सिटीज बहुत भर गई थी और सिटीज ज़्यादा बढ़ गई थी, तो सैनिटेशन और हाउसिंग मेन प्रॉब्लम्स थे जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। ठीक है, सो फैक्ट्रीज में वर्कर्स नहीं चाहिए थे, सिटीज जो है वो क्राउडेड हो गई थी एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन पुअर हो गया था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हद तक हुई, अनएम्प्लॉयमेंट जब फैक्ट्रीज को वर्कर्स नहीं चाहिए थे, तो ये हमारी कुछ सिचुएशंस थी जो कि हुई। ठीक है ना, वो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने ट्राई किया वो इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढे कि इसका क्या हल हो सकता है जिसमें जो लोग हैं उन्हें हाउसिंग की प्रॉब्लम ना हो, सैनिटेशन की प्रॉब्लम ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। अब देखो कई सारी फैक्ट्रीज इंडिविजुअल्स ओन करते थे, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स और रेडिकल्स खुद रिच पीपल थे जो कि प्रॉपर्टी या फैक्ट्रीज को ओन करते थे, तो वो बिलीव करते थे दैट हार्ड वर्क ही एक ऐसा जरिया है, बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है। ठीक है, जो जिसे हम एनकरेज कर सकते हैं, जिससे प्राइवेट प्रॉपर्टी और ना वो किसके खिलाफ थे, जो स्पेशल राइट्स मिलते थे किंग को, नोबल को, और वो किस पे बिलीव करते थे, इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, फ्रीडम पे बिलीव करते थे, इंडिविजुअल एफर्ट पे बिलीव करते थे। तो वो क्या चाहते थे दैट एक इंडिविजुअल को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलती है उसके बजाय सब उसको किसको हार्ड वर्क को प्रेस करे उसके, है ना। सो कई सारे वर्कर्स जो थे वो लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप्स को उन्हें सपोर्ट करने लगे क्योंकि उन्हें उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगने लग गई, उन्हें उनकी सोच अच्छी लगने लग गई। ठीक है, और लिबरल्स और रेडिकल्स को चेंज चाहिए था। तो ऐसी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, जितने भी नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, वो क्रांति एक युद्ध चाह रहे थे जिससे जो एरिस्टोक्रेसी जो किंग है वो रिमूव हो जाए, और वो बिलीव करते थे दैट अगर जब रेवोल्यूशन होंगे ना, युद्ध होंगे, वो ही एक ऐसा नेशन क्रिएट करेंगे जहाँ हर एक इंसान के पास इक्वल राइट्स होंगे। ठीक है, अब 1815 के बाद यूसेफ मजीनी जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट था, है ना, वो कई सारे लोगों को इंडिया में एज वेल एज यूरोप में इंस्पायर करता है। ठीक है, वो इंस्पायर करता है इन सब आइडियाज के लिए ना। इसके लिए मैंने एक नेमोनिक बनाया है, ए ग्रेट पिल। ठीक है, ए जी एंड फिर पिल। सो अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ए फॉर दैट कई सारे पीपल एम्प्लॉयमेंट के लिए जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू गेट जॉब्स, तो वो विलेजेस से अर्बन आए थे, सो अट्रैक्टेड पीपल टू फैक्ट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। जी फॉर इटालियन नेशनलिस्ट दैट वाज यूसेफ मजीनी। पी फॉर जब हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, सो पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स, एंड उसके बाद कई सारे ऐसी जगह थी जहाँ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे। सो इन कंट्रीज लाइक फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैपन। उसके बाद कौन चेंज चाहते थे, सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स बिलीव दैट सोसाइटल डेवलपमेंट्स कुड बी अचीव बाय इंडिविजुअल फ्रीडम। सोसाइटी में तब तक प्रोग्रेस नहीं आएगी जब तक एक इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं मिलेगा, उसे पूरा हार्ड वर्क, उसे लेबर सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद एल फॉर दैट उससे जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था। तो अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को कॉन्सेप्ट याद करना है तो आपको एक ग्रेट पिल जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैसे यूरोप में सोशलिज्म आया, क्या आइडियोलॉजी यूरोप में आई। ठीक है, सो जब भी हम किसी वर्ड के आगे आईएजम लगा देते हैं तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है। तो कैसे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी यूरोप तक आई। ठीक है, सो सोशलिज्म वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सोशलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था कि कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब मैं आपको सोशलिज्म का मतलब बताऊंगी, लेकिन एक सेकेंड में अभी आई। ओके, सो सोशलिज्म था जब सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं सोसाइटी में और इनइक्वालिटी नहीं होती। तो यूरोप की सोसाइटी में सोशलिज्म बहुत तेजी से डिस्कस होने लग गया एंड मिड 1800s तक कई सारे ऐसे लोग थे यूरोप में जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट करने लग गए थे। तो सोशलिस्ट ना प्राइवेट प्रॉपर्टी के सख्त खिलाफ थे, दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उन्हें लगता था दैट जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उनका जड़ क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स ही होती है जो वर्कर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है,
तो फैक्ट्री ओनर्स है ना, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, जो वर्कर्स की कंडीशन उनके बारे में नहीं सोचते। जो लोग जो वर्कर्स उस सोसाइटी को प्रोडक्टिव बनाते हैं, उस सोसाइटी उस फैक्ट्री को चलाने में हेल्प करते हैं, अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो कौन काम करेगा, उधर पैसा नहीं आएगा। तो वो वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती। एंड सोशलिस्ट बिलीव करते थे दैट अगर सोसाइटी मिलके प्रॉपर्टी ओन करेगी, कोऑपरेटिव वाइज ओन करेगी, तो हर एक इंसान की नीड जो है वो पूरी होगी। तो डिफरेंट सोशलिस्ट के डिफरेंट आइडियाज थे। कुछ बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव्स होना चाहिए। कोऑपरेटिव्स क्या है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आपको ये ध्यान रखना है दैट सब बिलीव करते थे कोऑपरेटिव में, जहाँ जो लोग हैं वो एक साथ मिलके काम करेंगे और प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी कोऑपरेटिव का मतलब मीनिंग। तो देखो, कोऑपरेटिव्स वो था, एक ऐसा मतलब था कि जहाँ सारे लोग मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट को बांट लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 सोशलिस्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में इसके बाद मैंने आपको इसका नेमोनिक दे रखा है इन सबको लर्न करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे सोशलिस्ट रॉबर्ट ओवन, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी चाहते थे, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते थे, जिसका नाम उन्होंने रखा यूएसए में न्यू हार्मनी इन इंडिया। उसके बाद थे लुइस ब्लैंक, जो कि बिलीव करते थे दैट गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। अगर कॉपरेटिव्स बन रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए। और जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, गवर्नमेंट को जितने भी कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट फैक्ट्रीज है, उसे किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, कॉपरेटिव से वो कर देना चाहिए रिप्लेस, जो कि वर्कर्स के होंगे। ठीक है, फिर 2 और सोशलिस्ट है जो थे कार्ल मैक्स और फ्रेडरिक एंगल्स। उन्होंने अपने आइडियाज दिए सोशलिज्म के ऊपर। मार्क्स कहते थे कैपिटलिज्म ना, ये फैक्ट्री ओनर्स जो है, मतलब कैपिटलिज्म एक ऐसी चीज है जिससे फैक्ट्री ओनर सिर्फ अपने ही भला सोचेंगे, है ना। दैट कैपिटलिज्म अलाउड फैक्ट्री ओनर्स टू प्रॉफिट फ्रॉम वर्कर्स लेबर। वर्कर की लेबर हो रही है, वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट फैक्ट्री ओनर्स को मिला है। तो वो किस चीज पे बिलीव करते थे कि जब तक कैपिटलिज्म यूरोप में रहेगा तो वर्कर्स अपनी लिविंग कंडीशंस कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। द कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जब तक कैपिटलिस्ट का ये जो प्रॉफिट बनता रहेगा, तब तक वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी। तो वर्कर्स को जो प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एंड करनी होगी और एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जो प्रॉपर्टी को सब मिलके ओन करेंगे। बेसिकली उनका भी आइडिया कोऑपरेटिव को लेकर ही था। और मार्क्स बिलीव करते थे ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, ये ही यूरोप का आने वाला फ्यूचर है। एंड जो वर्कर्स हैं वो एक दिन जरूर जीतेंगे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट, कि उन्हें जो है उनके खिलाफ क्या करनी पड़ेगी, प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी, तभी वो जीतेंगे। वरना अगर ये क्या रहा कैपिटलिज्म ना, उसके रहते रहते वर्कर्स की कंडीशन कभी इंप्रूव नहीं होगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी मैंने आपको बता दिया जो बिलीव करता है कम्युनिज्म में। ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी जो कि किस पे बिलीव करती है, कम्युनिज्म में। ठीक है, सो ये बेसिक लैंग्वेज में आप कलेक्टिविस्ट कह दो। अब मैं आपको इसका नेमोनिक बता देती हूँ। फ्लफी किटेंस लुक गुड। सो F फॉर फ्रेडरिक एंगल्स, K फॉर कार्ल मैक्स, L फॉर लुइस ब्लैंक एंड R फॉर रॉबर्ट ओवन। सो फ्लफी किटेंस लुक रिलैक्स। तो अभी तक हमने 3 आइडियोलॉजी पढ़ी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव की। फिर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा जो मैंने आपको एक ग्रेट पिल से समझाया। उसके बाद हमने सोशलिज्म कैसे आया और क्या। बेसिकली इसमें आपको सिर्फ ये 4 लोग नाम याद रखने और इनका क्या क्या आइडियाज थे। अभी तक सिर्फ हमने ये पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट है सो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सो देखो, by the 1870s socialist ideas spread through Europe। तो सोशलिज्म के आइडियाज थे वो पूरे यूरोप में फैल गए। सोशलिज्म मैंने आपको बता दिया कि ऐसी आइडियोलॉजी से सबको इक्वल राइट्स मिले। सोशलिस्ट जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। सो ये जो सोशलिस्ट के आइडियाज थे देश भर में, यूरोप भर में फैल गए। सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है, जो की थी सेकेंड इंटरनेशनल, जिससे वो एक साथ काम कर पाए। कई सारी कंट्रीज में, इंग्लैंड, जर्मनी में जो वर्कर्स थे उन्होंने यूनियंस बनानी स्टार्ट कर दी, जिससे वो अपनी लिविंग कंडीशंस, अपनी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव कर पाए, जहाँ पर वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। आप आगे तक चैप्टर में यही पढ़ूंगी कि कैसे लोग जो वर्कर्स है वो अपनी एसोसिएशंस, अपनी यूनियंस बनाने लगे और एक दूसरे की डिफिकल्ट टाइम्स में वो हेल्प करते थे।
उनका मेन पर्पस यही था दैट जो वो है वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस, उनका लिविंग कंडीशन सुधार में आए, उनको शॉर्टर वर्किंग आवर्स मिले और हाई वेजेस मिले, और इनफैक्ट हाई वेजेस नहीं, सिर्फ एक ऐसे शॉर्टर वर्किंग आवर्स और ऐसी वेज जो सबको भाती हो, और वोट करने का अधिकार मिले। तो जर्मनी में ये जो ग्रुप्स थे, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, जैसे हमने पढ़ा था दैट उसमें किसमें था, पीआरआई, उसमें था ना आपका पॉलिटिकल साइंस में, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहते हैं, ठीक उल्टा होता था उसका। ऐसे ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें लास्ट वाला वर्ड्स उल्टे होते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी, ठीक है। सो इन जर्मनी ये सारे ग्रुप्स थे जो सपोर्ट करते थे एसपीडी को और हेल्प की पार्लियामेंट में कि वो सीट जीत पाए। 1905 तक वर्कर्स ने लेबर पार्टी ब्रिटेन में फॉर्म की एंड फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई, लेकिन 1914 से पहले सोशलिस्ट के पास तो गवर्नमेंट बनाने का अधिकार ही नहीं था ना। इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था, तो वो अंडरग्राउंड रह के काम करते थे, यस बहुत सीक्रेटली काम करते थे, ठीक है। सो अभी तक मैंने बताया दैट ब्रिटेन में लेबर पार्टी फॉर्म हुई, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ऑल्दो 1914 से पहले सोशलिस्ट कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, लेकिन स्टिल कई सारी ऐसी गवर्नमेंट थी जो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स या रेडिकल्स रन कर रहे थे। अब हमने मेन जो था, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, दी रशियन एम्पायर इन 1914, बहुत इंपॉर्टेंट है इधर से, इसके बाद ही मेन क्वेश्चन आते हैं। सबसे इधर तक के टॉपिक में जो मैंने आपको बताया सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब कैसे यूरोप में सोशलिज्म फैला, उसमें जो मेन बात होती है, जो तीन चीजें आपको देखने की जरूरत है, जो क्वेश्चन आता है वो है दैट लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इनकी आपको आइडियोलॉजी आ जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये ठीक है, वो तो बहुत रेयर केस में आता है लेकिन आ जाता है। और ये आपको ये चार आपको वो आएंगे, क्या कहते हैं, जितने भी सोशलिस्ट थे, और एमसीक्यू में आएगा, आ जाएगा कि क्या लेबर पार्टी कौन सी फॉर्म हुई, ब्रिटेन में कौन सी हुई, फ्रांस में कौन सी हुई, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ, जो कि है द रशियन एम्पायर इन 1914, ठीक है। सो 1914 में रशिया को कौन रूल करता था, त्सार निकोलस टू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने यूरोप पढ़ लिया, अब यूरोप का एक देश है रशिया, उसे पकड़ लेते हैं। रशिया को कौन रूल करता था, त्सार निकोलस टू। जो रशियन एम्पायर था ना वो बहुत बड़ा था चिल्ड्रन, कई सारे एरियाज को इंक्लूड करता था जो मॉस्को के अराउंड थे, कई सारे ऐसे रीजन्स थे जिसे वो इंक्लूड कर देता, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, कई सारे पोलैंड के पार्ट्स, यूक्रेन, इसी के कई सारे पार्ट्स को वो कंप्राइज करता था, ठीक है। पैसिफिक ओशियन से लेके सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इंक्लूड करता था, जॉर्जिया, अजरबैजान, कई सारी ऐसी कंट्रीज थी, बहुत बड़ा था। इसका मैप मैंने डाल रखा है, ये रहा, तो आपको मैप देखने को मिल रहा होगा कितना बड़ा है, और ये देखो रशियन एम्पायर लिखा हुआ है ना, इसके अराउंड कितना सारा रोमेनिया है ना। सो ये सारा हमारा जो था किंगडम था, रशियन एम्पायर था। एंड ऑल्सो ये आपको दिख रही है फोटो त्सार निकोलस टू की, ठीक है। सो ये रशिया में मैंने आपको बता दिया त्सार निकोलस टू रूल करता था, रशियन एम्पायर कितना बड़ा था। अब कई सारे लोग ना मतलब देखो रशिया जो था ना उसमें कई सारे जो लोग थे वो बाकी रिलीजन भी फॉलो करते थे, जैसे कैथोलिज्म या प्रोटेस्टेंटिज्म, इस्लाम या बुद्धिज्म फॉलो करते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, तो अभी मैंने बेसिक्स इंट्रो दे दिया अबाउट ये रशियन सोसाइटी। अब हम पढ़ेंगे उधर इकोनॉमी कैसी है, उधर सोसाइटी कैसी है, उधर की सोसाइटी कैसी है, ठीक है। सो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो मोस्ट पीपल थे रशिया में वो क्या थे, फार्मर्स। 85% ऑफ द लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रांस और जर्मनी की, उधर भी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन सिर्फ 40 to 50% डिपेंड है, ठीक है। लेकिन रशिया में 85% है। सो आप देख रहे हो कि दैट बाकी कंट्रीज दैट इज फ्रांस और जर्मनी उससे कई ज़्यादा जो है लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो जो फार्मर्स है वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे अपने लिए और बेचने के लिए, जैसे हमने एसएसटी कनेक्टेड है 9th की, मैं आपको कहाँ पर लेके गई थी अभी, पॉलिटिक्स में, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस था। अब मैं आपको लेके जाऊंगी विलेज ऑफ पालनपुर में,
मैंने आपको बताया था दैट कैसे जो फार्मर्स होते हैं वो अपने लिए क्रॉप ग्रो करते हैं और ये थोड़ी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं जिससे वो बेच पाए और प्रॉफिट कमा सके। तो फार्मर्स इस रशिया में भी क्रॉप्स को ग्रो करते थे और बेचने के लिए भी और अपने लिए भी, और रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर था, इट वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। ठीक है, इंडस्ट्री ना कुछ ही एरियाज में एग्जिस्ट करती थी, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। ये दो रीजन्स थे रशिया में जो बेसिकली इंडस्ट्रियल एरियाज थे, है ना। कई सारे लोग एज अ क्राफ्ट्समैन वर्क करते थे, लेकिन ऑल्दो लोग वर्क करते थे लेकिन लार्ज फैक्ट्रीज भी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे। 1890s में ना इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वो तेजी से बढ़ने लग गई क्योंकि रेलवे एक्सपैंड हुई और मतलब रेलवेज एक्सपैंड हुई, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का इंक्रीज हुआ, जैसे कोल की प्रोडक्शन दुगनी हो गई, स्टील की प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ी, 4 गुना बढ़ गई, है ना। सो कैसे हमारा जो इंडस्ट्रीज थी उसमें एकदम मेजर ग्रोथ आया इन दी 1890s। ठीक है, सो अगर हम बात कर ले अर्ली 1900s की, तो फैक्ट्री ओनर्स जो थे और जो फैक्ट्री वर्कर्स जो थे और जो क्राफ्ट्समैन थे दे वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। ठीक है, कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जो कि प्राइवेट ओनर्स ओन करते थे, जो इंडिविजुअल इंसान की थी। तो गवर्नमेंट ऐसे कई सारे रूल्स भी बनाती थी जब वो मिनिमम वेजेस सेट करती थी, वर्किंग आवर्स करती थी, लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ पे तो ऐसे नहीं कर सकती ना, एकदम पाबंदी लगा दी जाए। जैसे अगर हमारे इंडिया है उस पर मन है कि कोई से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन क्या हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे ही रशिया में गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे, मिनिमम वेजेस होने चाहिए, वर्किंग आवर्स अच्छे कम होने चाहिए, लेकिन ये रूल्स तोड़ दिए जाते थे। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो 10-10 12-12 घंटे काम करते थे, वेराज अगर हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स के वर्कर देखें वो 15 घंटों से भी ज़्यादा काम करते थे। सो इससे आपको देखने को मिल रहा है दैट लिविंग कंडीशंस कितनी बहुत पुअर थी, कितनी खराब थी। ठीक है, सो मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज, ये मैंने बताई दिया ना। वर्कर्स ना स्किल्स के बेस पे डिवाइड होते थे। ठीक है, अब वर्कर्स कहाँ पर रहते थे, कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो कि विलेज से आए थे इधर अर्बन एरियाज में, तो कुछ तो ऐसे थे जो विलेज से कनेक्ट रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सिटीज में बस गए थे। और जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेसी मानते थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे बाकी वर्कर्स से, स्पेशली मेटल वर्कर्स को इसलिए इधर पॉइंट आउट किया गया है क्योंकि मेटल वर्कर्स जो थे ना उसमें मेटल का जो वर्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए वो अपने आप को जो है एरिस्टोक्रेट्स मानते थे अमंग अदर वर्कर। ठीक है, वुमेन जो थी वो 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर जो है वो ओन करती थी, फैक्ट्री वर्कर्स में से 31% वुमेन होती थी, लेकिन उन्हें मेन से कम पैसे दिए जाते थे। कई सारे ऐसे वर्कर्स थे जो ग्रुप्स बनाने लग गए थे जिससे वो वही जो मैंने आप बताया जिससे वो एक दूसरे के डिफिकल्ट टाइम्स में हेल्प कर सके, लेकिन ऐसे बहुत कम थी। स्टिल जो वर्कर्स थे वो कभी कभी प्रोटेस्ट पे चले जाते थे, कभी कभी स्ट्राइक पे चले जाते थे अगर उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो अच्छी नहीं होती थी। विलेजेस की बात करें गाँवों में तो पीजेंट जो थे ना वो लैंड पे वर्क करते थे, पीजेंट्स वर्क दी लैंड, लेकिन लार्ज एरियाज किसके थे, नोबल्स के थे, सार के थे, चर्च के थे। तो वो जो वर्कर्स है वो काम तो कर रहे हैं, पीजेंट जो है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनका को तो कुछ फायदा नहीं हो रहा ना। लिव एयर सार चर्च नोबल्स इनके लार्ज लार्ज एरियाज थे और जो पीजेंट्स थे जो छोटे छोटे लोग थे उनको इनके अंडर काम करना होता था। ठीक है, सो पीजेंट्स वर रिलीजियस एंड डिड नॉट रिस्पेक्ट नोबल्स। जो पीजेंट्स थे ना दे वर लाइक दैट वो नोबल्स की वो नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, है ना। ऑल्दो दे वर रिलीजियस मतलब वो नोबल्स की करते थे लेकिन रिस्पेक्ट, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्हें नोबल्स की बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और कुछ केसेस में उनके लिए उनके पास नोबिलिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो चाहते थे दैट जो वो नोबल्स की लैंड चाहते थे। ठीक है, क्योंकि जो नोबल्स है ना ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी पावर या पोजीशन किसी सर्विस के मतलब किसी लोकल पॉपुलैरिटी की वजह से मिली है कि लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया मेजोरिटी की वजह से, सिर्फ वो सार को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसलिए वो पार में आ गए। ठीक है, सो कहाँ पर था, हाँ वो चाहते थे डैड नोबल्स की लैंड उन्हें मिल जाए, और कभी कभी ना उन्हें नोबल्स की लैंड चाहिए थी और कभी कभी तो वो पैसा देने के लिए मना भी कर देते थे कि हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। ठीक है, समटाइम्स वो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे जो मकान मालिक होते थे इधर क्या है फार्मिंग के जो फार्म के लैंडलॉर्ड्स होते थे
उन पर अटैक कर देते थे 1902 में और 1905 पे चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ था, ठीक है, जब जो वर्कर्स होते थे वो अटैक करने लग गए थे अपने लैंडलॉर्ड्स पर, ठीक है। सो रशियन पीजेंट्स जो थे ना, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीजेंट्स इन अदर कंट्रीज, क्योंकि जहाँ मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई कि ये जो स्ट्राइक्स थी ना, जो लोगों की स्ट्राइक्स थी, ये बहुत ज़्यादा स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये 1896 से 1897 के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और मेटल इंडस्ट्री में भी हुई थी ड्यूरिंग दी 1902, ठीक है। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, आप दिमाग में रखना। जो रशियन के पीजेंट्स थे वो बहुत डिफरेंट थे फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज के पीजेंट थे। क्यों? क्योंकि वो विलेजेस में लैंड को शेयर करते थे, ठीक है। वो लैंड को दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पेरियोडिकली, एंड फिर मतलब उनकी एक विलेज कम्युनिटी थी जिसका नाम था मिर, जो कि डिवाइड करती थी लैंड अमंग फैमिलीज जो है उनके मतलब एक ही लैंड थी, उसे डिवाइड कर लेते थे और नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रशिया में सोशलिज्म कैसा है, यूरोप का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रशिया में सोशलिज्म कैसा है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखो 1914 से पहले मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता था, इलीगल था रशिया में पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करना। सो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो 1898 में फॉर्म की थी। किसने सोशलिस्ट ने? बाय सोशलिस्ट, जो कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करते थे, जो उनके आइडियाज पे बिलीव करते थे। एंड नाउ बिकॉज गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी तो पार्टी ना अंडरग्राउंड वर्क करती थी, सीक्रेटली वर्क करती थी, सीक्रेट मिशंस, ठीक है। तो वो न्यूज़पेपर्स पब्लिश करती थी, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करती थी, ठीक है। एंड कभी कभी स्ट्राइक्स, है ना, स्ट्राइक्स पे भी लेके जाती थी। इट यूज टू मोबिलाइज दी वर्कर्स, है ना, एंड स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करती थी। तो कई सारे ऐसे सोशलिस्ट जो बिलीव करते थे दैट रशियन पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट हैं, क्योंकि सोशलिस्ट कौन होता है? जो इक्वालिटी हो, जो लैंड को शेयर करे, सोशलिज्म होता है। और सोशलिस्ट जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करे, तो रशियन के पीजेंट्स तो ऑलरेडी कलेक्टिवली काम कर रहे हैं ना, उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बांट दिया लैंड, तो वो क्या है? नेचुरल सोशलिस्ट है, क्योंकि वो लैंड को शेयर करते हैं विलेजेस में। They thought that peasants ही जो है it would lead the revolution। अब ये जो सोशलिस्ट थे, इन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में, जो कि पीजेंट्स के लिए राइट के लिए लड़ती थी और चाहती थी दैट जितनी भी नोबल्स की लैंड है वो पीजेंट्स को दे दी जाए। अब बहुत मेजर चेंज है, अब दो ग्रुप्स बनेंगे, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। देखो, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस व्यू से, जो ये व्यू था कि दैट लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए, इससे डिसएग्री करते थे, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन बिलीव करते थे दैट पीजेंट्स द, देखो इस पे लिखा है दैट पीजेंट नेचुरल सोशलिस्ट थे, लेकिन लेनिन बिलीव करता था दैट पीजेंट ना वो किस पे डिवाइड है? रिच और पुअर में डिवाइड है। कुछ गरीब है भाई, कुछ अमीर है, कुछों के पास लैंड है बड़ी बड़ी ज्यादा, कुछों के पास नहीं है, तो वो सारे ना एक साथ नहीं है, सो वो सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या मानता था दैट वर्कर्स को रेवोल्यूशन लड़ना चाहिए, ना कि पीजेंट्स को। तो ये ना ये आ गया था बेसिकली, जो सोशलिस्ट वो थे, डेमोक्रेट्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी की बात से डिसएग्री करते थे, क्योंकि सोशल, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट पर आ रही हूँ, पढ़ लो दैट जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो चाहते थे दैट वर्कर्स रेवोल्यूशन को लीड करें, लेकिन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज चाहते थे दैट पीजेंट्स ये जो है पूरा रेवोल्यूशन है इसे लीड करें, ठीक है। सो अब ये जो पार्टी थी दैट वाज सोशल रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये दो उसमें बट गई थी, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। देखो, एक डिसएग्रीमेंट था अबाउट हाउ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, क्योंकि जो लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन था, और जो बोल्शेविक्स था, उन्हें एक छोटी पार्टी चाहिए थी, एक ऐसे डिसिप्लिन्ड पार्टी जहाँ सिर्फ डिसिप्लिन ही मेंबर्स रहे, और जहाँ सिर्फ वो मेंबर्स जो कि रेवोल्यूशन को लेकर स्ट्रिक्ट हैं वो ही जो है मेंबर्स आए, ठीक है। लेकिन मेंशेविक्स एक लार्ज पार्टी चाहते थे जो कि सबके लिए ओपन हो, जो कोई भी फॉलो कर सके, जिसे इसमें पार्ट लेना है, ठीक है। सो अदर्स दैट वर मेंशेविक्स थॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, ठीक है, जैसे जर्मनी में होगा। ओके, सो इसमें आपको बस ये ध्यान रखने की बात है, बेल्शेविक्स, बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स, एंड 1900 में कौन सी पार्टी फॉर्म हुई थी? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कौन किस में फॉर्म हुई थी? अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यू हैव टू रिमेंबर द 1905 रेवोल्यूशन बहुत गंदा टाइम था लोगों के लिए,
तो देखो रशिया एक ऑटोक्रेसी थी, इसका मतलब है सार के पास ही पूरी पावर थी, वो ये एरिस्टोक्रेट था, ठीक है, मोनार्की रूल था, है ना। सो बाकी यूरोपियन रूलर्स के जैसे बाकी यूरोपियन रूलर्स थे, इसके अलावा जो 20th सेंचुरी की बिगनिंग से ही ना देखो सार के पास पूरी पावर है, पार्लियामेंट उसे कंट्रोल नहीं करती क्योंकि पार्लियामेंट है, लेकिन लिबरल्स इस सिस्टम को एंड करना चाहते थे, ठीक है। सो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही सार जो था उसका पास कोई पार्लियामेंट नहीं थी, उसका जो पावर थी वो कोई कंट्रोल नहीं करता था, और लिबरल्स इस सिस्टम को एंड करना चाहते थे। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स के साथ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ काम किया ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन, जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करते हैं। देखो पीजेंट्स वर्कर्स उनकी कंडीशन अपने जगह ठीक है, लेकिन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो आए कंट्री के लिए जो कि उन्हें बेसिक राइट्स प्रोवाइड करे, बेसिक राइट्स ही नहीं है तो वही आगे कैसे चलेगा। सो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, सोशल डेमोक्रेट्स और लिबरल्स एक साथ 1905 रेवोल्यूशन में काम करते हैं, जहां पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मांगते हैं, ठीक है, और वर्कर्स भी तो पीजेंट भी थे, ठीक है। और उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था, जितने भी नेशनलिस्ट होते, जो ज्यादातिस्ट होते थे मुस्लिम रिफॉर्मर्स, रशियन एम्पायर में जितने मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, जिन्हें इस्लाम को मॉडर्नाइज करना था, जिन्हें मॉडर्न फॉर्म चाहिए थी इस्लाम की, ठीक है। सो 1904 में ये एक ऐसा ईयर था जो वर्कर्स के लिए बहुत गंदा ईयर था, इट वाज वेरी हार्ड फॉर वर्कर्स। जो प्राइजेस थे डेली कंजप्शन आइटम्स के वो एकदम तेजी से बढ़ गए, ठीक है। वर्कर्स जो थे वो यूनियंस ज्वाइन करने लग गए लार्ज नंबर्स में, क्योंकि यूनियन से वो एक दूसरे को डिफिकल्ट टाइम्स में हेल्प कर पाएंगे। एंड पुटिलोव आयरन वर्क से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब पुटिलोव आयरन वर्क से कुछ वर्कर्स को हटा दिया गया तो बहुत स्ट्राइक्स, मैसिव नंबर में स्ट्राइक्स जो है वो चलने लग गई, है ना। ओवर 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले गए, जहाँ वो अपनी वर्किंग आवर्स को शॉर्ट करना चाह रहे थे, उन्हें वेजेस हाई चाहिए थी और उन्हें बेटर लिविंग कंडीशंस चाहिए थी, ठीक है। सो ये देखो आप यूनिटी देखो, है ना। सो वर्कर्स का जो प्रोसेशन था, वर्कर्स की जो ये जो मूवमेंट था, इसे कौन लीड कर रहा था, फादर गैपोन। अच्छा आपकी एनसीईआरटी में ये जो लाइन लिखी हुई है दैट इज प्रोसेशन फर्स्ट थर्ड पैराग्राफ में, इसका मतलब होता है जुलूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलूस हुआ था एक वर्कर्स का, जो कौन लीड कर रहा था, फादर गैपोन, ठीक है। वो विंटर पैलेस पे पहुंचे, उनकी ना कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ राजा के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करने पहुंचे थे। लेकिन जैसे वो विंटर पैलेस पे पहुंचे, पुलिस ने और आर्मी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, 100 वर्कर से ज्यादा वर्कर्स को मार दिया गया एंड 300 जो वर्कर्स थे उन्हें देवर वुंडेड, देवर इंजर्ड, और इस इवेंट को हम कहते हैं ब्लडी संडे, और इसी इवेंट से 1905 रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे ही बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इसी तरह ब्लडी संडे से 1905 रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। रशिया में स्ट्राइक्स बहुत हद तक फैल गई, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया, और इधर ये लिखा है ना मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स का मतलब जितने भी लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, ये सब जो है इन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस बनाई जिससे इनके राइट्स पूरे हो सके। तो इस रेवोल्यूशन में जो सार था वो फाइनली एग्री कर जाता है कि मैं तुम्हारे लिए एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाऊंगा, और उसको उसने नाम दिया डूमा। कुछ टाइम के लिए जो ट्रेड यूनियंस थी, जो फैक्ट्री कमेटीज थी, फॉर्म की गई, लेकिन 1905 के बाद इन सबको बैन कर दिया गया क्योंकि ये डूमा बन गई थी। नाउ सार ने जो पहली डूमा थी वो 75 डेज के अंदर डिसॉल्व कर दी थी, हटा दी थी, और उसे दोबारा रीइलेक्ट किया, जो उसने 3 महीने में सेकेंड डूमा को 3 महीने में रीइलेक्ट किया, ठीक है। सो द सार सून डिसमिस द फर्स्ट एंड सेकेंड डूमा, क्योंकि उसे अपनी पावर नहीं खोने चाहता था ना, वो जैसे वो देखता था मेरी पार्लियामेंट के हाथ में आ रही है तभी उसे डिसमिस कर देता था। तो उसने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया था, और उसने थर्ड डूमा बढ़ी अपने सपोर्टर्स के साथ, वो कहेगा तुम्हारे लिए पार्लियामेंट होगा, जो थर्ड डूमा होने वाली थी उसकी, लेकिन उसमें उसके सिर्फ सपोर्टर्स लगे। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज, लिबरल्स रेडिकल्स ये सब चेंज चाहते थे, लेकिन वो चेंज नहीं चाहता तो उसने पावर थोड़ी खोनी थी, तो इसलिए उसने थर्ड डूमा बनाई जिसमें सिर्फ उसके सपोर्टर्स थे जो उसके डिसीजंस को सपोर्ट करते थे, और उसने लिबरल्स रेवोल्यूशनरीज को इस डूमा से बाहर रखा। अब हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ल्ड हाँ
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो आप सबको पता होगा 1914 से 1918 के बीच में हुई थी। तो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो दो ग्रुप्स के बीच में, सेंट्रल एंड एक्सिस के बीच में शुरू हुई थी। सबसे पहले थी सेंट्रल पास जो की थी GTA, मतलब जर्मनी, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आई थिंक गेम होता है, ठीक है। ये जब मैं छोटी थी तो मेरी मैम ने इसे लर्न करवाया था एक नमोनिक के थ्रू, GTA, है ना। सो इट वॉज समथिंग, हाँ ये पे एक पॉपुलर गेम था अगर मुझे सेंट्रल पावर लर्न करनी है। सो इट वॉज लाइक जर्मनी, टर्की एंड ऑस्ट्रिया, और दूसरी साइड पे था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, और बाद में इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। सो ये वॉर हुई थी यूरोप के अंदर और कुछ बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो पहले तो भाई उनका किंग सार निकोलस टू लड़ रहा है तो लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। वो वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, वो सार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब सार ने डूमा की भी सुनने से मना कर दी, जो पार्लियामेंट उसने किया था उसकी भी सुनने से मना कर दी, तो पीपल ने उस पर उसे विश्वास खो दिया था, ठीक है। सो सार रेफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा, सो सपोर्ट जो थे वो बहुत कम पड़ गए थे, एंड एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, मतलब एंटी जर्मन फीलिंग जो थी वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई। सेंट पीटर्सबर्ग को रीनेम कर दिया गया, उसे उसका दूसरा नाम दिया गया, दैट वाज पेट्रोग्राड इन जर्मनी। नाउ अब ये देखो, ये लाइन ना बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। The Tsarina's government, German background and the influence of Rasputin made the government more unpopular. सबसे पहले सारिना, ये क्या है? देखो, जो सार की वाइफ थी उसका नाम था सेरिना अलेक्जेंडर। तो जो सार की वाइफ थी वो जर्मनी से बिलोंग करती थी, और ये फाइट हो रही थी जर्मनी के बीच में, मतलब जर्मनी एक साइड था, रशिया एक साइड था। सो जो लोग थे वो क्या करते थे, बिलीव करते थे दैट जो सारिना है वो बेसिकली मतलब आप कह सकते हो सपोर्ट कर रही है जर्मनी को पीछे से, या इंफॉर्मेशन दे रही है ना। सो ये सब इसलिए जो लोग थे उन्होंने इसके उसमें से अपनी फेथ खो दी थी। एंड जो इन्फ्लुएंस था रास्पुटिन था जहाँ सार और सारिना दोनों ही, उनका बेसिकली एक ऐसा इंसान है ना, वो झूठी झूठी चीजें बताता था। एक बेसिकली वो एक ऐसा था जो झूठी झूठी बातें बताता था, और जो सार और सारिना थे वो उस पर बिलीव कर देते थे। और तो ये जो इन्फ्लुएंस है रास्पुटिन का, इससे जो गवर्नमेंट है वो और पसंद नहीं आने लगी लोगों को, वो और इसके खिलाफ जो है वो जान लग गए, ठीक है। तो दो चीज हो गई, तीन चीजें हो गई जिससे लोगों का विश्वास जो है वो हटा। सबसे पहली थी दैट सार ने जब पहले तो लोगों ने रशिया में सार को फुल सपोर्ट दिया, लेकिन जब जब उसने ड्यूमा की सुनने से मना कर दी। और दूसरा था जो सारिना का जर्मन बैकग्राउंड था, एंड थर्ड आ गया दैट इन्फ्लुएंस रास्पुटिन का। सो वॉर दो जगह लड़ी जा रही थी, ईस्टर्न यूरोप में एंड वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न फ्रंट में। सो जो वॉर थी वो ईस्टर्न यूरोप की जो वॉर थी वो वेस्टर्न फ्रंट से ठीक डिफरेंट थी, क्योंकि अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट साइड की, सो सोल्जर्स ट्रेंचेस से लड़ रहे थे। ट्रेंचेस होते हैं चिल्ड्रन, ये देखो, ये जमीन के अंदर बना दिए जाते हैं। ये नाइजम की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है ना, उसमें मैंने आपको दिखा रखा है दैट कैसे ये जो सोल्जर्स होते हैं ट्रेंचेस से लड़ते हैं, है ना। सो इसमें जो थे, अगर हम बात करें वेस्ट की, तो सोल्जर्स जो थे वो ट्रेंचेस से लड़ रहे थे, लेकिन ईस्ट में जो आर्मीज थी वो बहुत हलचल कर रही थी, बहुत हैवी लॉसेस हो रहे थे, ओपनली लड़ रही थी। तो रशिया जो है इट वाज बैडली डिफीटेड बिटवीन 1914 एंड 1916, हार गई थी। एंड 1917 तक 7 मिलियन सोल्जर से ज्यादा सोल्जर्स या तो किल थे, या तो मार दिए गए थे, या देवर वुंडेड। सो जो रशियन आर्मी थी, वाइल्ड रिट्रीटिंग जो रशियन आर्मी थी, उन्होंने क्रॉप्स, बिल्डिंग सब डिस्ट्रॉय कर दी, जिससे 3 मिलियन रेफ्यूजीज हुए। रेफ्यूजीज जो होते हैं जब आप कंट्री को छोड़ देते हो, जब अपने ही लोग कंट्री के लोग छोड़ देते हैं। सो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग, 3 लाख से ज़्यादा लोग, 3 या 30 हुए कुछ, इन्होंने कंट्री को छोड़ दिया। और सोल्जर्स भी ना इस वॉर से थक गए थे। द सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर, एंड इस वॉर का एक सीवियर इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री पे। द वॉर बैडली अफेक्टेड द इंडस्ट्री। रशियाज ओन इंडस्ट्री पर फ्यू नंबर, पहले तो रशिया के कुछ ही फैक्ट्रीज थी मेन इंडस्ट्रियल एरियाज में, अब उनका भी सप्लाई कट ऑफ हो गया था, क्योंकि जर्मनी बाल्टिक सी को कंट्रोल कर रहा था। सो अब उससे भी सप्लाई हो गया था कट ऑफ। तो रेलवेज जो थी उसकी लाइंस टूटने लग गई 1916 तक, एंड कई सारे मतलब मैन जो थे वो फाइट करना चाहते थे।
अब जब मैन थे वो आगे आए वॉर के लिए, तो फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी होने लगी, तो फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ गई, ग्रेन खाना आर्मी को भेजा जाता था, जिससे वैसे फूड की शॉर्टेज होने लग गई सिटीज़ में। और 1916 तक आते आते बाय द विंटर ऑफ 1916 जो ब्रेड की शॉर्टेज थी उसकी वजह से दंगे होने लग गए। अब हम पढ़ेंगे दी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, कैसे जो फेब्रुअरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था पेट्रोग्राड में। सो इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड में क्या क्या हुआ। मैं आपको रिकैपिटुलेशन देना चाहती हूँ दैट कैसे रशिया की ऑटोक्रेसी थी, लिबरल्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर्स पीजेंट्स एक साथ मिल गए, एक रेवोल्यूशन लड़ा जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। वो सिंपल भैया जा रहे थे सार के पास, लेकिन हाँ कि कैसे जो एक वो है पुटिलोव आयरन वर्कर्स, ठीक है, उसमें से कुछ वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया। तो जो लोग थे उन्होंने कई स्ट्राइक्स लड़ी, लेकिन जब वो सिंपल भैया सारजी से कॉन्स्टिट्यूशन मांग करने जा रहे थे तभी आर्मी ने उन्हें कैसे मार दिया। 1,10,000 जो लोग थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी मैंने आपको बता दिया, 1914 से 1918 तक हुई थी। सेंट्रल पास थी जो कि GTA, दैट वाज जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, एंड दूसरी साइड जो हमारी वो था अपोनेंट था उसमें थी फ्रांस, ब्रिटेन, एंड बाद में इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। और बेसिकली इसमें ये है कि कैसे पहले जो लोग थे वो सार को सपोर्ट करते थे, फिर उन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया था जब सार ने कहा था कि मैं दूमा की बात नहीं मानूंगा, ठीक है। और कैसे जो वर्ल्ड वॉर थी उसने इफेक्ट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को। सो अ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, तो देखो 1917 ईयर में जब विंटर का टाइम था, मतलब अराउंड ऐसी मान लो आप नवंबर दिसंबर का जब टाइम था, तो पेट्रोग्राड में लाइफ बहुत हार्ड थी। इट वॉज वेरी ग्रिम, इट वॉज वेरी 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 सीरियस। तो द सिटी शोड ए क्लियर गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, इसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्लियर एक आपको वो दिखता था, विजन दिखता था पुअर के बीच में और रिच के बीच में। वर्कर्स और जो फैक्ट्रीज थी एक रिवर नेबर, इमेजिन करो बीच में एक रिवर नेबर है, ठीक है, उसके मतलब उसकी एक साइड पे वर्कर्स और फैक्ट्रीज जितने भी लो कास्ट के लोग हैं वो काम करते हैं, और एक साइड में विंटर पैलेस है, मतलब बेसिकली सारे किंग की बिल्डिंग, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है। तो यही एक डिस्क्रिमिनेशन होता था और आप इसका क्लियर विजन लगा सकते हो, है ना। सो वर्कर्स और फैक्ट्रीज एक साइड थी रिवर नेवा के, और अगर हम रिच एरियाज की बात करें जैसे विंटर पैलेस जो था गवर्नमेंट बिल्डिंग थी वो दूसरी साइड पे थी। और फूड की इतनी शॉर्टेज हो रही थी कि वो वर्कर्स को इट वॉज अफेक्टिंग वेरी बैडली। जो विंटर था बहुत ज़्यादा ठंडी विंटर थी, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही थी, और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स चाहते थे वो थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बच जाए, लेकिन सार जो था वो दूमा को डिसमिस कर देता है। ही वांटेड टू शट डाउन दी डूमा। सो 22 फेब की बात है, 22 फेब को जब एक फैक्ट्री जो थी बंद कर दी गई, उसमें ताला लगा दिया गया, तो उसके अगले दिन वर्कर्स 50 फैक्ट्री के वर्कर्स एक स्ट्राइक पर चले गए, उन जिन वर्कर्स को लॉकआउट किया गया था ये सपोर्ट करने के लिए। सो वुमेन वर्कर्स इस स्ट्राइक में विमेन ने भी बहुत एक मेजर लीडिंग रोल प्ले किया है स्ट्राइक्स को स्टार्ट करने में, और ये डे बाद में चल के कहलाया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। वर्कर्स ने फैक्ट्री एरिया से लेकर मेन रोड जो थी उधर तक मार्च किया था, है ना। सो द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपैथी, उन वर्कर्स की सिंपैथी के लिए इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक, दिस केम टू बी नोन एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। So the demonstrating workers crossed from the factory quarter, मतलब फैक्ट्री एरिया से, to the center of the capital, the नेफ्सी प्रॉस्पेक्ट। तो सेंटर क्या था कैपिटल का, नेफ्सी की प्रॉस्पेक्ट। सो वर्कर्स ने फैक्ट्री एरिया से लेकर मेन रोड तक नेफ्सी की जो सेंटर है किसका, उसका कैपिटल का, रेफसी की प्रोस्पेक्ट उधर तक वो स्ट्राइक करते थे। तो एट फर्स्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट ने एक कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, कर्फ्यू तो आपको पता ही है सब लोगों को, एंड जो प्रोटेस्टर्स थे वो घर चले गए, जो स्ट्राइक कर रहे थे वो शाम को घर चले गए, लेकिन 2 दिन बाद वो दोबारा लौट के आ गए, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय इवनिंग, मतलब इवनिंग तक वो अपने घर जा चुके थे, लेकिन वो 24th को और 25th को दोबारा आ गए, दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, द गवर्नमेंट कोल्ड आउट दी, तो गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया था, कब, 25 फरवरी को, है ना। सो
जो इस पे लाइन लिखी हुई है ना, दैट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। सो गवर्नमेंट ने कैवेलरी को बुलाया, मतलब पुलिस को बुलाया कि उन पे तुम नजर रखना। तो 25 फेब को, जो कि संडे था, उस दिन गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया और पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ बोले। कई सारे पॉलिटिशियंस इस डिसीजन के खिलाफ थे और वो इस डिसीजन के लिए बोले। तो 26 फेब को कई सारे बेसिकली क्राउड्स था जो कि जमा हो गया, स्ट्रीट्स को पूरा भर देता है, जहाँ पर जो लोग थे वो ब्रेड की खाने की डिमांड कर रहे थे, बेटर वेजेस की डिमांड कर रहे थे, वर्किंग आवर्स को शॉर्ट करने की डिमांड कर रहे थे और डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। तो स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड, मतलब भर गई विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर्स एंड डेमोक्रेसी। सो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि उन पे कंट्रोल ला सके, उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके और दोबारा वो पुलिस को बुला लेती है। ठीक है। सो 27 फेब को लोग जो है वो पुलिस पे अटैक कर देते हैं, बिल्डिंग्स पर अटैक कर देते हैं। और जब सोल्जर्स को कहा गया कि तुम जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही है, जितनी भी प्रोटेस्ट हो रही है इनके वरों को, तो कई सारे ऐसे सोल्जर्स थे जिन्होंने मना कर दिया दैट हम इन लोगों पे फायर नहीं करेंगे, हम इन पे गोलियां नहीं चलाएंगे। और कई सारे ऐसे सोल्जर्स थे जो उनके खिलाफ जाकर जो वर्कर्स की स्ट्राइक थी उन्हें ज्वाइन कर लिया और इवनिंग टाइम सोल्जर्स एंड वर्कर्स एक साथ खड़े थे गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थी, डेमोक्रेसी चाहिए थी। सो बाय दैट इवनिंग, उस शाम तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ ध्यान रखना। ठीक है। सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, वो एक साथ मिल गए और एक काउंसिल बनाई जिसका नाम रखा सोवियत। उसी सेम बिल्डिंग पे, कहाँ पर एक साथ मिले, जहाँ पर डूमा पहले मिलती थी। ये ग्रुप क्या कर रहा है, पेट्रोग्राड सोवियत। सो व्हाट वाज पेट्रोग्राड सोवियत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो अगले दिन जो ग्रुप एक मतलब सार को मिलने के लिए एक ग्रुप ऑफ लीडर्स उससे मिलने गया और आर्मी ऑफिसर एडवाइस करते है सार को कि जो तुम सिंहासन ले रखा है उसे तुम छोड़ दो, और सार उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करता है और 2 मार्च 1917 को जो मोनार्की होती है वो रशिया से हट जाती है, सार जो है वो रिजाइन कर देता है। इसके बाद जो लीडर्स थे सोवियत के, जो उन्होंने सोवियत वो बनाई थी पेट्रोग्राड सोवियत, और जो डूमा कहते हैं वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं जिससे कंट्री जो है वो चला सकें। एंड इट वाज डिसाइड किया गया था कि जो रशिया का फ्यूचर था अब उसे कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, जो कि जितने भी एडल्ट है वो इलेक्ट करेंगे। एंड जो 1917 का फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था लेड बाय पेट्रोग्राड एंडेड द रूल ऑफ सार, और ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था 1917 का, ठीक है, इससे जो मतलब इन पेट्रोग्राड में जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, इससे सार का रूल एंड हो गया था और मोनार्की खत्म हो गई थी। ठीक है। और जो सोवियत थे और डूमा थे उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट वर दी आफ्टर फेब्रुअरी इफेक्ट्स। सो देखो, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कई सारे ऑफिसर्स को इंक्लूड करती थी, मतलब उसमें कौन कौन था, आर्मी ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े लैंड के ओनर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, कई सारे लिबरल्स थे, कई सारे सोशलिस्ट भी थे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे कि गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाए। तो वो चाहते थे, दे अलाउड पीपल कि अब आप मीटिंग्स कर सकते हो, अब आप ग्रुप्स फ्रीली बना सकते हो, क्योंकि 1914 से पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना। तो सोवियत जैसे पेट्रोग्राड सोवियत, ऐसे कई सारे सोवियत रशिया में बनने लग गए, एंड दो दे वर नॉट इलेक्टेड इन द सेम वे एनीवेयर एवरीवेयर। ठीक है। सो अप्रैल 1917 की बात है, बोल्शेविक लीडर जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, वो जो लीडर था बोल्शेविक्स का, वो अपने एग्जाइल से, देखो, वो रशिया में रिटर्न कर जाता है। लेनिन जो था ना वो रिटर्न कर जाता है रशिया को फ्रॉम हिज एग्जाइल, क्योंकि वो इस देश को छोड़ के जा चुका था। सो अब जो वो था व्लादिमीर लेनिन था, और जो बोल्शेविक्स थे वो 1914 से वॉर के खिलाफ थे। तो लेनिन तो चला गया था छोड़ के। सो अब उसे लग रहा था दैट ये एक टाइम है कि अब उसे पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। सो वो 3 जो अप्रैल डीजीज है, ये 3 ऐसी स्टेटमेंट जो है वो बोलता है जो कि आगे चल के अप्रैल डीजीज, लेनिन से अप्रैल डीजीज के नाम से कहलाती है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 2 नंबर या 1 नंबर, किसी भी उस नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या लेनिन की अप्रैल डीजीज थी या हु वाज अप्रैल डीजीज। ये आपको रट लेना है, आपको इतना याद रखना है, आना ही आना है। सबसे पहला कंडीशन था दैट जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो एंड होनी चाहिए, सो वर्ल्ड वॉर 1 शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। दूसरा था लैंड टू पीजेंट्स, मतलब जो लैंड नोबल्स के पास है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर देनी चाहिए, एंड टेक कंट्रोल ऑफ बैंक्स, एंड बैंक्स नेशनलाइज हो जाने चाहिए। दैट अब उन्हें कौन कंट्रोल करेगा, मैनेजमेंट, उनका जितना भी वेलफेयर है गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो लेनिन की अप्रैल डीज क्या है, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 शुड बी ब्रॉट टू एन एंड लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज। ये 3 हमारी
लेनिन की अप्रैल थीसिस थी और वो बोल्शेविक पार्टी को रीनेम करना चाहता था कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। तो पहले तो कई सारे बोल्शेविक शॉक थे, बहुत ज़्यादा दंग रह गए थे इन आइडियाज से, इन थॉट्स से जो बोल्शेविक लीडर लेनिन ने चलाया था। एंड उन्हें लगा था जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वही चलती रहेगी, लेकिन बाद में इवेंट्स ने सबके व्यूज़ को चेंज कर दिया, सबके ओपिनियंस को चेंज कर दिया। समर तक आते आते थ्रू दी समर जो वर्कर्स के मूवमेंट थे वो स्प्रेड हो गए, मतलब जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग गए, जितनी भी फैक्ट्री कमिटीज थी वो बनने लग गई और जो वर्कर्स थे फैक्ट्री ओनर्स को क्वेश्चन करने लग गए। कई सारी ऐसी यूनियंस बनने लग गई, तो ट्रेड यूनियंस बड़ी, सोल्जर्स जो थे आर्मी में कमिटीज बनाने लग गए। एंड जून में रिप्रेजेंटेटिव्स ने 500 जो इन जून लिखा हुआ है ना आपके एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है हाँ, जून में अबाउट 500 सोवियट्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आज जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने अपनी पावर जो थी वो खो दी थी। देखो ये रहा आपका पॉइंट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखो लोगों को लगा था दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट ही चलती रहेगी और वो, लेकिन जो आगे आगे इवेंट्स हुए लोगों ने उनके जो व्यूज़ थे लोगों के वो चेंज होते चले गए, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने पावर खो दी थी और बोल्शेविक्स जो थी वो स्ट्रॉन्ग बन गई थी। उसने इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जितने उसने वर्कर्स को रोका फ्रॉम कंट्रोलिंग फैक्ट्रीज, या जो लीडर्स थे अरेस्ट कर रहे थे जो इन्हें रोका। और जुलाई 1917 में जो बोल्शेविकी प्रोटेस्ट थी उन्हें सारा तबाह कर दिया गया एंड कई सारे लीडर्स जो थे वो छुपने लग गए। उसी सेम टाइम पे जो विलेजेस में रहने वाले पीजेंट थे वो लैंड की डिमांड करने लग गए एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के सपोर्ट के साथ पीजेंट से लैंड ओनर से लैंड ले ली जुलाई और सितंबर के 1917 के बीच में। सो ये आपको समझ में आया। सो अगर मैं कहूँ आफ्टर फेब क्या रिजल्ट से, तो लोग जो थे मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट में जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो आते थे और मतलब बेसिकली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनने लग गई थी। लेकिन 1917 में, अप्रैल 1917 में लेनिन हो जाता है, पावर उसने अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, सो ये आपको दिख रहा होगा लेनिन जो कि मीटिंग्स ले रहा है, कई सारे ऐसे स्ट्राइक्स में वो अपनी स्पीचेस दे रहे हैं। अब ये ना मुझे बड़ा वो लग रहा था, बड़ा लग रहा था, मुझसे लर्न नहीं होता, तो मैंने इसके लिए भी एक नेमोनिक बनाया जो कि था अंडर द ट्री इट ओल्ड एन आइडिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताई थी, लास्ट पैराग्राफ बताई थी, वो कई सारे लोगों को, बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम डिफिकल्ट है, वो बताई थी। Meanwhile, in the countryside, peasants and socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. जो कंट्री साइड था, विलेज वाला एरिया था, जो कंट्री के पास वाला था, पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स मांग कर रहे थे कि लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो लैंड की कई सारी कमिटीज़ फॉर्म हुई जिससे ये पूरी सिचुएशन हैंडल हो सके। और जो पीजेंट्स थे, मतलब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एनकरेज करते थे, तो पीजेंट्स ने जुलाई और सितंबर के बीच में 1917 में अपनी लैंड ले ली थी। अब मैं इसके नमूने लर्न करवाती हूँ। U for that under the government influential figures collab for democracy, वो डेमोक्रेसी चाहते थे। T for that गवर्नमेंट ने जितनी भी रेस्ट्रिक्शन थी कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, ये सब रिमूव कर दी। T for that थ्रू द समर्स वर्कर मूवमेंट गेन पार, ये थ्रॉट नहीं है, थ्रू है। ठीक है, दैट कैसे समर में, समर की तो बात है ना ये, है ना, कि कैसे वो जो है पार को गेन कर लेते हैं। उसके बाद आई फॉर दैट अप्रैल 1917 में जो व्लादिमीर लेनिन है वो रशिया में आ जाता है। ए फॉर दैट जैसे बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है तो वो कई सारे मेजर्स लेते हैं, स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं। एंड आई फॉर दैट रूरल एरियाज में जो रेवोल्यूशनरी है वो क्या एडवोकेट करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं, क्या इंकरेज करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सो आफ्टर फेब क्या क्या थे दैट वो लेनिन के अप्रैल थीसिस और बोल्शेविक्स पावर में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 का रेवोल्यूशन। ठीक है, सो एज अ कॉन्फ्लिक्ट, अब देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स इन दो बीच के में लड़ाई थी, क्योंकि जैसे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जब वो पावर में आ गई थी तभी लेनिन आ गया था, लेनिन के हाथ में चली गई थी पावर। सो जैसे जो पावर के लिए फाइट थी प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में वो बढ़ी, तो लेनिन को डर लगने लग गया दैट ये जो गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी। सो लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। सो सितंबर में
1917 में, सितंबर 1917 में वो उसके खिलाफ एक रिवॉल्ट, एक युद्ध प्लान करने लग गया, जहाँ जितने भी लोग जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे आर्मी से, जितने भी सोवियत थी या जो फैक्ट्रीज थी, उन्हें एक साथ लाया गया और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने कन्विंस किया, लेनिन परसुएटेड मतलब कन्विंस किया पेट्रोग्राड सोवियत को, उसने अपनी साइड कर लिया और बोल्शेविक पार्टी को कि तुम अग्री करो टू टेक पावर, मतलब अब सारी पावर किसके हाथ में हो जाएगी, लेनिन का, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। तो एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी नामक एक कमेटी बनाई गई, जिसको लीड कर रहा था लियोन त्रोत्स्की, जो कि फॉर्म की गई थी जिससे ये जो रेवोल्यूशन है ये हो सके। एंड इस प्लान की जो डेट थी इट वाज केप्ट सीक्रेट। 24 अक्टूबर को ये जो अपराइजिंग होती है ये स्टार्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर केलेंस्की जो है वो ये सिटी छोड़ देते हैं आर्मी को बुलाने के लिए। जितने भी गवर्नमेंट सोल्जर्स थे जो बेसिकली आप कह सकते हो गवर्नमेंट को लॉयल थे गवर्नमेंट के प्रति, है ना। सो जितने भी गवर्नमेंट के सोल्जर्स थे वो 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स को क्लोज कर देते एंड जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जैसे टेलीफोन ऑफिस और विंटर पैलेस उन्हें वो गार्ड कर रहे थे। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी कमेटीज थी वो अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर करती है कि अब किंग नहीं है तो तुम जो है जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है तुम उन्हें अपने अंडर ले लो और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। तो उसी दिन जो शिप एरोरा थी उसने विंटर पैलेस पर कर दी फायरिंग। तो जो बोल्शेविक फोर्सेस थी उन्होंने इंपॉर्टेंट एरियाज में जो इतने भी रिवर नेवा के अराउंड इंपॉर्टेंट एरियाज थे, विंटर पैलेस, टेलीफोन एरियाज, उधर जो है अपना कंट्रोल जमा लिया था और रात तक जो बोल्शेविक थी आधी सिटी को, मेजॉरिटी ऑफ द सिटी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था और मिनिस्टर्स ने हाथ टेक दिए थे, घुटने टेक दिए थे। तो द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स अप्रूव द एक्शन, मतलब उन्हें एक्शन ठीक लगा। सो रिवॉल्ट्स बाकी सिटीज़ में भी हुई। तो बहुत मैसिव फाइटिंग के बाद स्पेशली मॉस्को में बहुत फाइटिंग हुई थी। बोल्शेविक्स अपना कंट्रोल गेन कर लेते हैं। मॉस्को गेन कंट्रोल ऑफ मॉस्को पेट्रोग्राड रीजन, मॉस्को पेट्रोग्राड रीजन में भी वो अपना कंट्रोल गेन कर लेते हैं बाय दिसंबर 1917। अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर के बाद क्या चेंज हुआ, लेकिन उससे पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले 1850 और 1880 के बीच में यही होता रहा, सोशलिज्म के ऊपर डिबेट्स होती रही। 1898 में फाइनली एक पार्टी बनती है छुपे सीक्रेटली जो वर्क कर रही थी, फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1905 रेवोल्यूशन आपको पता ही है जो कि था ब्लडी संडे। एंड 1917 में 2 मार्च को कैसे सार जो है अपना थ्रोन छोड़ देता है। 24 अक्टूबर को बोल्शेविक एक अपराइजिंग जो है पेट्रोग्राड में क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जितना भी 1918 से है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंज होता है। सो देखो जो बोल्शेविक्स थे ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो किस पे बिलीव नहीं करते थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। नवंबर 1917 तक आते आते गवर्नमेंट ने जितनी भी फैक्ट्रीज थी, बैंक्स थी, उसमें अपना कंट्रोल जता लिया था, जिसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है। सो जब जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो लेनिन की अप्रैल डिजीज थी उसमें जब वो कर दिया गया बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड, ये कहा गया, इसका मतलब जो बैंक्स है वो किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, उसके अंडर आ जाएंगे, गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे। उसका जो मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी। सो इसी तरीके से बैंक्स एंड इंडस्ट्री वर नेशनलाइज्ड, इसका मतलब क्या है दैट जो बैंक्स है और जो इंडस्ट्रीज है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगी, जितनी फैक्ट्रीज है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी, इसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जितनी भी मैनेजमेंट है बैंक की, इंडस्ट्रीज की, वो सब गवर्नमेंट के अंदर आ गए। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, जितनी भी लैंड थी उसे पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके वजह से जो पीजेंट्स हैं अब वो नोबिलिटी से लैंड ले सकते थे। क्या ले सकते थे, लैंड ले सकते थे। इन सिटीज Bolsheviks enforced, just a minute, I'm just doing something. हाँ, in cities Bolsheviks enforced the partition of the large houses according to family requirements। तो इन्होंने क्या किया, फैमिली की रिक्वायरमेंट, देखो पूरी जो लैंड थी वो पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। तो सिटीज में क्या होने लग गया, दैट जो बड़े बड़े हाउसेस थे ना वो डिवाइड होने लग गए और वो फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग जो थे वो डिवाइड होते थे। फैमिली की जितनी नीड्स है उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही वो डिवाइड होते
थे। सो दे बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। सो जितने भी ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थे, ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी की, टू मार्क दिस चेंज की हाँ भाई चेंज आया है, उन्होंने क्या किया, इस पे बैन लगा दिया। सो अभी ये देखो बुलेट पॉइंट्स, देखो बुलेट पॉइंट्स मैंने इसलिए बनाए जिससे शॉर्ट में आपको सब समझ में आए। दैट जो बोल्शेविक्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे विश्वास नहीं करते थे। नवंबर 1917 में उसने इन सबको नेशनलाइज कर दिया था, बैंक्स और फैक्ट्रीज को, लैंड पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी, एंड पीजेंट्स ने रिच नोबल से लैंड ले ली थी, और सिटीज में जो बड़े बड़े हाउसेस थे वो जो वो थे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, फैमिली के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो थे वो बांटे जाने लग गए, और उन्होंने जितनी भी एरिस्टोक्रेसी ओल्ड टाइटल्स है वो बैन कर दिया। नाउ टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग ए क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918। सो अब क्या हुआ दैट जिससे एक चेंज आए, वो ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई सोसाइटी में चेंज आ रहा है, जो नई यूनिफॉर्म थी वो इंट्रोड्यूस की गई सोल्जर्स के और ऑफिशियल्स के लिए, जिससे एक सोशलिस्ट सोसाइटी दिखाई जाए कि क्या रही एक सोशलिस्ट सोसाइटी आ रही है, ठीक है। एंड उसके बाद लिखा था दी सोवियत व्हेन दी सोवियत हैड ब्यूडेन का वॉज चूजन। सो अब क्या होने लग गया दैट एक नई ऑफिशियल कैप जो थी वो एक रेवोल्यूशन का सिंबल बन गई। अब जो सोल्जर्स थे उनके लिए एक नए कैप जो थी वो ली गई, चूज करी गई। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। वही है बोल्शेविक पार्टी जो थी उसको रीनेम कर दिया गया, उसका जो नाम था वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, पार्टी ने अपना नेम चेंज कर लिया। इलेक्शंस in November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. अब आप देखो लेनिन आ गया पार में, उसने कई सारे चेंजेस किए, पब्लिक प्रॉपर्टी नेशनलाइज कर दिया, लेकिन स्टिल इलेक्शन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए नवंबर 1917 में, बोल्शेविक को मेजॉरिटी वोट नहीं मिला, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला, और इसलिए इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। तो उसने क्या किया, इलेक्शंस हुए लेकिन बोल्शेविक्स हार गए। सो जनवरी 1918 में असेंबली ने मना कर दिया, कौन सी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कि बोल्शेविक के लॉज एक्सेप्ट मत करो। तो इसलिए क्या हुआ, लेनिन डिसमिस दी असेंबली, वो जस्ट बिकॉज उसके खिलाफ चली गई तो लेनिन ने उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, डिसमिस कर दिया, और कहा दैट ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन असेंडियन कंडीशंस। दैट जो ये है सोवियत से ज़्यादा डेमोक्रेटिक है एज कम्पेयर टू दिस असेंबली। सो मार्च 1918 में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, किसके साथ, जर्मनी के साथ। उस ट्रीटी का नाम था ब्रेस्ट लिथोवियस्की। इसके अकॉर्डिंग जो वॉर थी वो एंड हो गई, रशिया की जो वॉर थी जर्मनी में वो एंड हो गई, इवन दो कई सारे लोग इसके खिलाफ थे। लेटर ओनली द बोल्शेविक पार्टी वाज अलाउड टू टेक पार्ट इन इलेक्शन। आफ्टर दिस जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इलेक्शन में पार्ट लेती है। जो रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गई, सारी पार्टी जो थी वो पार्टी लेती थी, सिर्फ रशिया की वो कम्युनिस्ट पार्टी लेती थी, जिससे रशिया एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक वन पार्टी स्टेट बन गया। उसके बाद जो हमारी ट्रेड यूनियंस थे वो पार्टी के कंट्रोल के अंदर रखे जाते, जितनी वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हें कौन कंट्रोल करता था, it was controlled by the government. Now the secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks। कितना गलत हो रहा है ना, जो बोल्शेविक्स के खिलाफ जाते थे गवर्नमेंट उसे क्या करती थी, उन्हें अरेस्ट कर लेती थी या पनिश कर देती थी। और सीक्रेट पुलिस फोर्स मतलब पहले उसको चेकर नाम से जाना गया, फिर ओजीपीयू एंड फिर एनकेवीडी। तो जो लोग बोल्शेविक्स के खिलाफ जाते थे उन्हें या तो अरेस्ट कर लिया जाता था या उन्हें मार दिया जाता था। सो ऐसे कई सारे यंग राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, जो रैली करते थे टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा दैट कई सारे ऐसे राइटर्स थे और आर्टिस्ट थे जो इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो सोशलिज्म पे विश्वास रखते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। कई सारे ऐसे आइडियाज थे आर्ट और आर्किटेक्चर के डेवलप होने स्टार्ट हुए, बट मैनी बिकम disillusioned because of the censorship the party encouraged। लेकिन कई सारे आर्टिस्ट पहले तो उन्होंने सपोर्ट किया रैलीज निकाल के, लेकिन उसके बाद कई सारे आर्टिस्ट अनहैप्पी हो गए थे बिकॉज जो गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल कर रही थी। देखो
जो मेन पर्पस था ऑल्दो वो सोशलिज्म था, लेकिन अभी क्या कर रही है वो, जो ये तो गलत है ना कि कैसे मार रही है ना, लोगों को मार रही है। सो अब हम पढ़ेंगे द सिविल वॉर। So, when the Bolsheviks ordered land distribution, the Russian army began to break up. देखो अब क्या चाहिए थी, मैंने आप बताया था आफ्टर फेबल इफेक्ट्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो बोल्शेविक्स ने जब कहा कि आप लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो पीजेंट्स को, तो रशिया की जो आर्मी थी वो टूटने लग गई, क्योंकि सोल्जर्स ना वो मोस्टली पीजेंट्स थे। मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग पार्ट से लोग जो थे आर्मी को ज्वाइन करते थे, तो मोस्टली जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो कौन थे, पीजेंट्स थे। तो उसमें से वो आर्मी को छोड़ने लग गए, क्योंकि उन्हें होम जाना था, अपने घर जाना था, और जो लैंड है उसे लेना था। ठीक है, सो कई सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो बोल्शेविक्स के खिलाफ थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कॉन्डेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। कई सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो बोल्शेविक्स के खिलाफ थे, जैसे लिबरल्स लोग जो थे वो उसके खिलाफ थे, जितने भी सार को सपोर्ट करते थे वो बोल्शेविक को क्यों सपोर्ट करेंगे, जितने भी नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट है, मतलब जो बोल्शेविक नहीं थे वो वाले सोशलिस्ट थे। तो ये जो ग्रुप्स थे उन्होंने आर्मीज बना ली जिससे वो बोल्शेविक्स के खिलाफ लड़ेंगे। अब उसमें 3 बने ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स कौन थे चिल्ड्रन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, एंड वाइट जो कि थे सार को सपोर्ट करने वाले, प्रो सारिस, एंड कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, और इसमें रेड जो थे वो थे बोल्शेविक्स। ठीक है, सो क्या हो गया ना दैट 1919 और 1999 के बीच में वाइट्स और ग्रीन्स, मतलब प्रो सार मतलब सपोर्टर जो थे सार के, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वो कंट्रोल करते थे रशिया के लार्ज पार्ट्स को। सो कई सारे फॉरेन कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, जापान, जो कि वार्स को मतलब जो सार को सपोर्ट करती थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था दैट सोशलिज्म का आइडिया हमारी कंट्री में भी आ जाएगा। तो एक सिविल वॉर हुई रेड्स के बीच में और किसके बीच में, उनके दुश्मनों के बीच में। सो बताती हूँ, अब ये जो वॉर थी ना इसमें बहुत ज़्यादा लूटना हुआ, और इसमें कई सारी चोरियाँ हुई, कई सारे फेमाइन्स हुए फूड शॉर्टेज की वजह से। नाउ सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हायर स्टेप्स विद पीजेंट हु हैड सीज्ड लैंड। और वाइट्स ने उन लोगों को पनिश किया जो कि लैंड ले रहे थे, विच मेड पीजेंट्स एंग्री, इससे पीजेंट जो थे वो उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर गया, विच मेड पीजेंट्स एंग्री। सो देखो अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बोल्शेविक्स ने जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया तो रशियन आर्मी टूटने लग गई, एंड मोस्टली पीजेंट जो थे वो अपना घर जाना चाहते थे जिससे वो लैंड ले सके, और ऐसे कई सारे वो थे जो बोल्शेविक्स के खिलाफ थे, है ना, जो नॉन बोल्शेविक सपोर्टर्स, जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे या जो लिबरल्स थे, ये सब जो थे ये जो थे बोल्शेविक्स की अपराइजिंग के बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे। उसके बाद भी यही आ गया कि एक फाइट हुई, एंड किसके बीच में, रेड्स के बीच में और उनके एनिमीज के बीच में, और मोस्टली जो लोग थे, जो जितने भी बाकी कंट्रीज थी वो किसे सपोर्ट कर रही थी, चिल्ड्रन किसको सपोर्ट करेगी, वो ऑब्वियसली सार को सपोर्ट करेगी, सार के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये वॉर हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लूटना हुई, फेमाइन्स हुए, है ना। सो वाइट्स ने पीजेंट्स को पनिश किया जिन्होंने लैंड ले रही थी नोबल से, जो जिससे पीजेंट्स में और गुस्सा भर गया। इसके वजह से पीजेंट्स ने जितने भी वाइट्स थे उन्होंने अपना जो जितनी भी पॉपुलैरिटी वो उन्होंने खो दी, एंड 1920 में जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स ने दोबारा मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर अपने कंट्रोल में ले लिया था, क्योंकि वाइट्स ने तो खो ही दिया था अपना सपोर्ट। सो दे सक्सीड ड्यू to cooperation with non-Russian nationalities and Muslim judges. So Bolsheviks ने किसके साथ cooperate किया था, जो non-Russian nationalities और Muslim judges, जिसके वजह से वो अब जीत गए थे। So cooperation did not work where Russian colonies themselves turned Bolshevik. कई सारे ऐसे regions थे जो Bolshevik colonies थे वो बहुत harshly act करते थे, जैसे खीवा में जहाँ जो local people थे उन्हें मार दिया जाता था। So 1922 में दिसंबर 1922 में Bolsheviks ने एक USSR बनाई, एक Union of Soviet Socialist Republics बनाई, और जितने भी ऐसे regions थे जो non Russian थे उनमें political autonomy दी जाने लग गई, लेकिन strict Bolshevik policies उनके ऊपर लगाई थोपी जाती थी, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, सो अब मैं आपको एक बार और ये बताऊंगी
आपका सिविल वॉर इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको सारे इंग्लिश में बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली अब आपको समझ में आएगा। So see, when the Bolsheviks ordered that the redistribution of land, that the land to be redistributed, so the Russian army started breaking because there were soldiers in the army who were mostly peasants and they wanted to return home, they wanted to get land, so this broke the army. Now there were non-Bolsheviks groups जैसे socialists थे, liberals थे and supporters थे सारे के, they wanted to oppose the Bolshevik revolution. So their leaders went to South Russia and उनके साथ armies बनाई to fight the Bolsheviks जिन्हें हम रेड के नाम से जानते हम. In 1918 to 1999, the Green and the Whites controlled much of Russia. They were supported by foreign powers such as France, Britain, America and Japan, who feared socialism. Civil war हुई, so the civil war between these groups and the Bolsheviks led to looting, banditry and widespread famine. The whites who supported private property, वो peasants को punish करने लग गए थे who had taken land. देखो जब बॉल्शेविक जो था वो अपनी पावर में आया था तब पीजेंट्स ने लैंड ले ली थी नोबल से, लेकिन अब दोबारा वाइट्स आ गए थे पावर में तो जो जितने भी पीजेंट थे जिन्होंने लैंड ली थी अब वो उन्हें पनिश करे थे. दिस मेड देम लूज द सपोर्ट ऑफ द कॉमन पीपल. सो बाय जनवरी 1920 जो बॉल्शेविक्स थे दे हैड गेन कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर एंड सक्सीड विद द हेल्प ऑफ कॉपरेटिव्स लाइक नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम रिफॉर्मर्स दैट वर जदीदिस्ट. But cooperation failed in areas where Russian settlers themselves became Bolsheviks. In Central Asia, Bolsheviks killed local nationalists in the name of protecting socialism. कि भैया ये तो socialism के खिलाफ ही नहीं हटाओ. They created confusion about what the Bolshevik government really stood. कि उनका जो main मकसद था वो क्या था Russian Revolution का. That सोशलिज्म को करती थी वो सपोर्ट, लेकिन वो तो क्या करने लग गई थी जो उसके खिलाफ थी, जो उसके उसूल थे उसके खिलाफ ही जा रही थी. टू सॉल्व दिस द बोल्शेविक्स गिव पॉलिटिकल ऑटोनॉमी टू मैनी नॉन रशियन नेशनलिटीज. इन दिसंबर 1922 दे फॉर्म द यूएसएसआर. ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया. From the old Russian Empire, however, they also forced unpopular policies on these regions, ठीक है, such as discouraging nomadic life. Because of this, their efforts to gain the trust of different nationalities were only partly successful. कुछ ही लोग उन्हें सपोर्ट करते थे. I hope इधर तक आपको समझ में आया होगा. अब देखो मेरी ना एक आदत है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं क्या करती हूँ कि बार बार आपको ना रिकैप्चुलेशन देते रहते हैं जिससे आप भूलो ना, जिससे ना माइंड में चलता रहे क्या क्या हुआ था. दोबारा से मैं आपको दूंगी 1 मिनट का दूंगी. सबसे पहले हमने पढ़ा लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी के बारे में. उसके बाद मैंने आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाया एक ग्रेट पिल एक नेमोनिक के थ्रू. उसके बाद आ जाते हैं सोशलिज्म कैसे फैले यूरोप में, जिसमें मैंने आपको एक नेमोनिक लर्न करवाया था. दैट वाज फ्लफी करके मैंने आपको ये नेमोनिक बताया था. उसके बाद सोशलिज्म में मैंने आपको बताया था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में कैसे ब्रिटेन में पार्टी बनी लेबर पार्टी एंड फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी. फिर हमारा आ गया था सेकंड पहलू दैट वाज रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे सार निकोलस रूल करता था और जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की. उसके बाद मैंने आपको कॉन्वर्स सोसाइटी के बारे में बताया था कि 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन से एग्रीकल्चर करती थी एंड मेटल वर्कर्स जो थे उन्हें सुपेरियरिटी दी जाती थी. विमेन 31% ऑफ बनाती थी, उन्हें मेन से लेस पे किया जाता था. ये सब मैंने आप बताया था. फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे जो मेंशेविक्स थे बोल्शेविक्स थे उनके बीच का टाइम. फिर मैंने आपको 1905 रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, ये आपको पता है. फिर मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इफेक्ट किया रशिया में. उसके बाद मैंने बताया क्या फरवरी रेवोल्यूशन ऑफ पेट्रोग्राड में जब इंटरनेशनल वुमेंस डे भी हुआ और जब लोग स्ट्राइक पे चले गए थे और उसके जब जो फ्रांस था उन्होंने उसने पेट्रोग्राड सोवियत फॉर्म की थी. उसके बाद मैंने आपको आफ्टर फेब के इफेक्ट्स बताए कि कैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपनी जब पावर कम होती हुई देखी तो वो आ गई. और उसके बाद मतलब जैसे बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस गिरी हुआ उसने कुछ मेजर्स लिए, ये सब मैंने आपको बताया. फिर मैंने आपको अक्टूबर 1917 का भी रेवोल्यूशन बताया कि कैसे जो 24 अक्टूबर वाला वो था अपराइजिंग, उसमें कैसे बोल्शेविक जो है आधे रशिया में अपना कंट्रोल जमा लिया था. और फिर मैंने आपको बताया अक्टूबर के बाद के चेंजेस और फिर मैंने आपको सिविल वॉर बताया. अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी एंड अब चैप्टर जो है उसके हम थर्ड लास्ट टॉपिक पे हैं. इसी के साथ 3 और टॉपिक करने के बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा. ठीक है. सो मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, कैसे एक सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाने का काम चलता रहा. सो देखो सिविल वॉर के टाइम पे जब ये सिविल वॉर चली थी
सो जो बोल्शेविक्स थी वो फैक्ट्रीज और बैंक्स को अपने गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर ही रखती थी, वो नेशनलाइज ही था। सो ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। तो इससे क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे ना, दे वर अलाउ दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। सो पीजेंट्स वर अलाउड टू फार्म द लैंड दैट हैड बीन टेकन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, एंड गवर्नमेंट ने लैंड यूज की टू शो दैट कैसे कलेक्टिव फार्मिंग वर्क करती है, कैसे आप लोगों को कलेक्टिवली किसी भी फार्म में वर्क करना है। सो द बोल्शेविक्स ने सेंट्रलाइज प्लानिंग कैसे इंट्रोड्यूस की, वो 5 इयर्स प्लान लाते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इकोनॉमी को प्लान कर लिया था और कैसे 5 इयर्स प्लान बनाते थे, है ना। सो वो 5 ईयर प्लान में आते थे जिसमें गवर्नमेंट जो थी वो कैसे प्राइसेस जो है फिक्स कर देती थी जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। सो देखो गवर्नमेंट ने जितने भी प्राइसेस थे वो फिक्स कर दिए थे जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स, ठीक है, दैट वाज 1927 1932, उसके फिर 5 साल बाद दैट वाज 1933 से 1938, ठीक है। So these plans were called 5-year plans. The first 2 5-year plans were this, and the government ने prices fix कर दी जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, एंड इसके वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी भी, लेकिन जो प्रोडक्शन था ऑयल का, कोल का, स्टील का, वो 1929 से 1933 के बीच डबल हो गया, मतलब दुगना हो गया। कई सारी ऐसी नई फैक्ट्री सिटीज ये सब बनी, ठीक है। लेकिन जब ये तेजी से डेवलपमेंट हो रही थी, दिस फास्ट डेवलपमेंट क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम फॉर वर्कर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। However, rapid construction led to poor working condition. उनके working conditions की नहीं, in the city of Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved 3 years. देखो, पुअर प्लानिंग एंड हरिड कंस्ट्रक्शन लेड टू अनसेफ, मतलब डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नेटोगोर्स्क जो कि एक सिटी थी उधर बात करें तो एक स्टील प्लांट, एक लार्ज स्टील प्लांट सिर्फ 3 साल में बना था, लेकिन उधर के वर्कर्स कैसे रहते थे, बहुत हार्श कंडीशंस में रहते थे, क्योंकि पहले साल में तो 550 वर्क स्टॉपेजेस हुई, उसके बाद हाउसिंग जो थी, जो हाउस थे वो बहुत अनकंफर्टेबल होते थे, वो इतने भरे रहते थे लोगों से, एंड ठंड में भी जो लोग थे वो क्या करते थे, दे हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर, वो 4th फ्लोर से नीचे आते थे, स्ट्रीट्स पे आते थे, उधर टॉयलेट्स बने होते थे सिर्फ टॉयलेट्स को यूज़ करने के लिए। सो फ्रीजिंग टेम्परेचर में, माइनस टेम्परेचर्स में भी उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी। इनके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे वेलफेयर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम मेजर्स लाए जिसपे जो स्कूलिंग सिस्टम था वो एक्सपैंड कर दिया गया, कैसे फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करने के लिए, कैसे जो क्रेचेस थे दे वर सेटअप इन फैक्ट्रीज। देखो क्रेचेस होते हैं जैसे आंगनवाड़ी होता है ना, ऐसे क्रेचेस फैक्ट्रीज में ना क्रेचेस बना दिए गए थे जहाँ पर जितने भी वीमेन है उनके बच्चे रहते थे। सो क्रेचेस सेट कर दिए जाते थे फैक्ट्रीज में जिससे जो वर्किंग वीमेन है उनके बच्चों की केयर की देखभाल की जाती थी। जो गवर्नमेंट थी वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सस्ते में प्रोवाइड करती थी, एंड ये आपको देखने को मिलेगा, चीप पब्लिक हेल्थ वाज प्रोवाइडेड, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स, है ना, इट क्रिएटेड मॉडल हाउसिंग फॉर वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दोज सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। However, जो इन फैसिलिटीज़ के जो बेनिफिट्स थे ये हर जगह तो नहीं मिलते थे, दे वर नॉट इक्वल एवरीवेयर, एज जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, एंड जितने भी लोगों की जितनी भी पॉपुलेशन थी पूरी उनकी नीड्स वो पूरी नहीं कर पा रही थी। अब हम पढ़ेंगे स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो देखो आपको बार बार बताती हूँ, हर एक चैप्टर में बताती हूँ, दैट एक सेकंड पानी पीती हूँ, दैट कैसे जब किसी भी नाम के आगे IS में लग जाता है तो वो आइडियोलॉजी बन जाती है। जैसे अगर सेकुलर है उसके आगे आइज़म लग गया तो वो वो आइडियोलॉजी बन गई सेकुलरिज्म। सो ऐसे हम स्टैलिनिज्म कोई वो नहीं है, कोई बेसिकली उसका अपना एक मीनिंग नहीं है, सिर्फ अगर हम इसे वर्ड के हिसाब से, जैसे कि मैं हर बार हमेशा वर्ड को तोड़वा के समझाती हूँ, स्टैलिन की आइडियोलॉजी एंड कलेक्टिवाइजेशन इसमें भी तोड़ देता है, तो कलेक्टिव मतलब मिलके काम करना, तो स्टैलिन की क्या आइडियोलॉजी थी, क्या कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम था। तो देखो जो 5 ईयर प्लान थे, जो अर्ली प्लान इकोनॉमी थी, इससे एग्रीकल्चर में कई सारी सीरियस प्रॉब्लम्स आना गई। 1927 और 1928 के बीच में सोवियत रशिया में जितनी भी सिटीज़ थी उसमें द टाउन्स इन सोवियत रशिया दे वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज, मतलब उसमें जो थी खाने की बहुत शॉर्टेज होने लग गई। सो द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइजेज एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। देखो करेक्ट करवाऊंगी अब मैं आपको, गवर्नमेंट ने क्या किया,
फूड की शॉर्टेज होने लगी तो गवर्नमेंट ने लो प्राइसेस फिक्स कर दिए ग्रेन के लिए, क्योंकि मोस्टली हाई प्राइसेस करते हैं हम, लेकिन उन्होंने लो प्राइस कर दिया। लेकिन पीजेंट्स ने ना मना कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स्ड प्राइसेस कर दिए थे, लेकिन पीजेंट्स ने मना कर दिया, भैया हम इतने कम दामों में अपने प्राइसेस को नहीं बेचेंगे। तो देखो, लेनिन की डेथ के बाद, व्लादिमीर लेनिन की डेथ के बाद स्टेलिन ही ऐसा था जो बोल्शेविक पार्टी का लीडर बन गया था, और वो ही उसके बिहाफ पे जितने मेजर था वो ले रहा था। तो स्टेलिन बिलीव करता था दैट, उसका एक आर्ग्यूमेंट बताई उसने कि जितने भी अमीर अमीर पीजेंट्स और ट्रेडर्स है ना, वो ग्रेन की होर्डिंग कर रहे हैं, वो ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आपने देखा होगा दैट जब हमारे अभी रियल लाइफ में भी होता है, कहते हैं ना दैट एकदम से प्याज के दाम इतने बढ़ गए, आलू के दाम इतने बढ़ गए, तो वो क्या होता है दैट फूड की, अनियन की शॉर्टेज आ गई होती है, जिससे जो अनियन है वो इतने उसमें ईजिली मिलती नहीं है, ठीक है, तो इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो स्टेलिन देखता था, मतलब वो ये सोचता था दैट जितने भी अमीर अमीर पीजेंट्स हैं और जितने भी ट्रेडर्स हैं वो उन्हें स्टोर करके रख रहे हैं, जिससे जब एकदम से शॉर्टेज आएगी ना, एकदम और ऑन दो, फिर एकदम जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तब उन्हें हम ज़्यादा दामों में बेचेंगे। सो ये लेनिन का आर्गुमेंट था। सो वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करता, मतलब वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है कि उसे तुम स्टॉप करो दिस बाय कन्फिस्केटिंग दी ग्रेन, ठीक है। इसमें मैं आपको बताई थी दैट कन्फिस्केटिंग का मतलब होता है ले ली, है ना, तो ग्रेन उनकी ले ली। तो एनसीईआरटी से बताई थी मैं आपको, स्टेलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स। ही बिलीव्ड दैट रिच peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. मतलब जितने भी सप्लाईज है वो तुम रोक दो, और जितने स्पेकुलेशन जो है, स्पेकुलेशन को रोक दो। चिल्ड्रन, स्पेकुलेशन, सॉरी अगर मैं कुछ मतलब ऐसे गलत बोलूँ, कोई भी अगर मैं ऐसे मीनिंग गलत बोलूँ तो जस्ट डोंट माइंड, ठीक है। स्पेकुलेशन बेसिकली जब ये जो स्टोरिंग हो रही है ग्रेन्स की, ये सब स्टॉप कर दी जाए। सो 1928 में जितने भी पार्टी मेंबर्स थे बोल्शेविक पार्टी के, जितने भी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, जितने जहाँ पर ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसका टूर लगा गया था, और जिसके भी पास ग्रेन मिलती थी उन्हें वो क्या कर लेते थे, अपने अंडर मतलब वो इकट्ठा कर लेते थे और रेड करते थे कुलक्स को। सी कुलक्स चिल्ड्रन होते थे वो लोग, जस्ट अ मिनट, हाँ, सो कुलक्स होते थे रशिया में पीजेंट्स, मतलब बेसिकली एक पीजेंट रशिया का जो कि इतना होता था, इतना इनफ वेल्दी होता था, इतना अमीर होता था कि वो एक फार्म या ओन कर रहे हैं या लेबर को हायर कर रहे हैं, है ना। सो यही चीज़ बोल रखी है दैट वो कुलक्स की रीडिंग करते थे, ठीक है। द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, जो मतलब अच्छे फार्मर्स होते थे, या आप कह सकते हो जो अमीर फार्मर्स, वेल्दी फार्मर्स होते थे। So, in 1928, party workers were sent to villages to grain collection. Rich peasants were called kulaks and their houses were raided. उनके हाउस में रेड मारी जाती थी, और जब भी शॉर्टेज चलती रही तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फार्मिंग को कलेक्टिवाइज बना लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, कि फार्मिंग आप कलेक्टिवाइज तरीके से होगी, जो फार्मिंग है जुट की होगी। लेकिन स्मॉल पीजेंट फार्मर्स ने मना कर दिया था that these small-sized farmers could not be modernized. After 1917, land had been given over to peasants. Land peasants को दे दी गई थी, लेकिन ये जो peasants थे उन्होंने मना कर दिया था to develop modern farms। अब क्योंकि that जो farms है it cannot be modern, it could not be modernized। So वो बोलता था that अगर farms को modernize करना है तो इट वॉज वेरी नेसेसरी कि जितने भी कुलक्स हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो, जितने भी रिच पीजेंट्स हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो, उन्हें हटा दो, जितने भी पीजेंट्स हैं उनसे लैंड ले लो और एक स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स चलाओ। बेसिकली ये क्या होता है, जब जितने भी फार्म्स है वो स्टेट कंट्रोल करती है, कलेक्टिव वाइज फार्मिंग। लेकिन जब जो पीजेंट्स थे उन्होंने मना ही कर दिया था, लेकिन वो थोप रहा था। तो फ्रॉम 1929 पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था दैट तुम कलेक्टिव फार्म्स में ही काम करो। कलेक्टिव फार्म्स का नाम था कोलखोज, और जितने भी रिच पीजेंट्स है, दी वेल टू डू फार्मर्स वर नोन एज कुलक्स। तो लैंड, टूल्स, एनिमल्स वो ले ली गई और सबको कलेक्टिव कंट्रोल में रखा गया, स्टेट कंट्रोल कर रही थी। तो पीजेंट्स ने एक साथ वर्क किया एंड फार्म के ऑन फार्म का जो प्रॉफिट था वो एक साथ शेयर कर दिया जाता था। ये थी स्टेलिन की आइडियोलॉजी, ये था स्टेलिन जो चाहता था। तो कई सारे पीसेंट्स गुस्सा हो गए, दे बिकेम एंग्री, और क्योंकि वो कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ थे। सो उन्होंने अपने ही खुद के जितने भी क्रॉप थे वो जला दी एंड उन्होंने गवर्नमेंट को
देने से मना कर दिया। तो 1929 और 1931 के बीच में जो नंबर थे कैटल के वो 1/3 ऑफ दी उससे गिर गए। एंड पीजेंट्स जिन्हें जो मना कर देते थे कि हमें कलेक्टिवाइजेशन नहीं करनी है, अपनी लैंड नहीं देनी, तो मैनी वर डिपोर्टेड और एग्जाइल्ड। कई सारे लोगों को मार दिया जाता था, कई सारे लोगों को कंट्री से भगा दिया जाता था, कई सारे लोगों को पनिश किया जाता था। एंड सो पीजेंट्स सेड दैट दे वर नॉट रिच एंड नॉट कि वो इतने अमीर नहीं है, ना ही वो सोशलिज्म के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ उन्हें कलेक्टिव फार्मिंग नहीं करनी। सो कुछ पीजेंट्स जो थे वह, अगर वो उन्हें इजाज़त भी दे दी गई कि ओके तुम इंडिविजुअल फार्मिंग कर लो, लेकिन उन्हें बहुत हार्शली ट्रीट किया जाता था। तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो तो इंक्रीज नहीं हुई, और जो बैड हार्वेस्ट था 1930 का और 1933 के बीच का, इसके वजह से एक टेरेबल फेमाइन आ गया था और 4 मिलियन से ज़्यादा लोग इस फेमाइन में मर गए थे। ठीक है, अब कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी के, बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे जो कि ये जो जितनी भी इकॉनमी जो ये प्लान कर रखी थी ना, इकॉनमी जितनी भी इससे प्रॉब्लम्स हो रही थी वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो बता रहे थे कि क्या क्या इसमें क्या क्या कलेक्टिवाइजेशन डैमेज कॉज कर रहे हैं, क्या क्या ये हरकतें कर रहा है ना, मतलब थोड़ी मेरी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन जो स्टालिन और उसके सपोर्टर्स थे उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसके खिलाफ हो गए थे। सो उन्होंने क्या किया, Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism। कह दिया that ये जो है ये साजिश रच रहे हैं सोशलिज्म की, सोशलिज्म पसंद है। सो उन्होंने कहा दैट ये क्या है, अक्रॉस द कंट्री पीपल वर accused of being enemies of the state। by 1939 more than 2 million people had sent to prisons or labor camps। मतलब 1939 तक 2 मिलियन से ज़्यादा लोग या 2 मिलियन पीपल लोग जो है जेल में जाते थे, लेबर कैंप्स में जाते थे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, दे वर वेरी इनोसेंट। सिर्फ उन्हें ऐसे कलेक्टिव फार्मिंग तो नहीं करनी थी, वो सिर्फ क्रिटिसाइज तो कर रहे थे। लेकिन लेनिन ने कहा दैट नहीं, ये सोशलिज्म के खिलाफ है, ये साजिश रच रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। तो कई सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता था एंड टॉर्चर किया जाता था एंड फोर्स किया जाता था कन्विंस करने के लिए कि हाँ मैंने ही गलती की है। इस पे लिखा है ना, लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस। उन्हें ना जानबूझ के फोर्स किया जाता था कि वो जो क्राइम जो उन्होंने करे भी नहीं है उनको एक्सेप्ट करें एंड under torture and were executive। ठीक है, several among them were talented professional। और उन सभी में से कई सारे स्किल्ड प्रोफेशनल भी थे। देखो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ना जो एडुकेटेड होगा, तो उनके बीच में कई सारे ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल भी थे जैसे जो कि इस सोवियत सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे, फालतू का जेल में डाल दिया था। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। उससे पहले हम करेंगे एक निमोनिक। इतनी बड़ी सैड ट्रिप में हम करेंगे स्टैलिनिज्म ऑन कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। सो देखो आई बी एंड सैड एंड फिर टिप, इतनी बड़ी सैड टिप। सो देखो आई फॉर इनिशियली लैंड जो थी वो पीजेंट्स को दे दी गई, ठीक है। बी फॉर दैट 1929 और 1931 के बीच में जो नंबर थे कैटल के वो 1/3 डिक्लाइन हो गए बाय 1/3। उसके बाद एस फॉर दैट स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी वो अलाउ करती थी कुछ इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन, लेकिन वो उन्हें हार्शली ट्रीट किया जाता था। ए फॉर दैट एक्यूजेशन होने लग गई, दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द फॉल्स कन्फेशंस एंड अरेस्ट वर वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। डी फॉर दैट डिस्पाइट कलेक्टिवाइजेशन एफर्ट जो एग्रीकल्चर था वो इम्प्रूव नहीं हुआ, शॉर्टेज जो थी वो कम नहीं हुई। टी फॉर दैट दी अर्ली प्लान इकॉनमी, जो अर्ली प्लान इकॉनमी थी जो 5 ईयर प्लान थे वो ये जो था सोवियत यूनियन में हो गया। आई फॉर दैट इन 1927 टू 1920 ये जितने भी सोवियत टाउन्स के उन्होंने फेस की सीवियर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड प्री फॉर दैट जो पार्टी के मेंबर्स थे दे वर डिस्पैच्ड इन 1928। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। हाँ ओके, सो देखो कई सारे ऐसे सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में जो बोल्शेविक से एग्री नहीं करती थी कि किस तरह बोल्शेविक पावर में आई, वो खुद को फोर्स करके पावर में आई है ना, ठीक है, और अभी रूल कर रही है। तो कई सारे ऐसे सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में जो अग्री नहीं करती थी, वो फुली सपोर्ट नहीं करती थी कि किस तरह से जो बोल्शेविक पार्टी है वो पावर में आई है।
है ना. सो एज ए रिजल्ट द कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड इन मेनी कंट्रीज सच एज दी. तो इसके चलते कई सारे पार्ट्स में कम्युनिस्ट पार्टी बनने लग गई, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बनी. The Bolsheviks also encouraged people living in colonies to adopt their revolutionary ideas. मैंने आपको समझा रखा है ना, इधर एनसीईआरटी में भी देखती हूँ मैं. हाँ, The Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiment. जो Bolsheviks थे वो encourage करते थे कई सारे ऐसे देश भर के लोगों को, देश भर के मतलब जो उनके neighboring countries थी, इस ideology को, इस तरीके को adopt करने के लिए. And many non-Russians from the outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East 1920 and the Bolsheviks founded Comintern. So देखो, सोशलिज्म को इंटरनेशनली सपोर्ट करने के लिए पहले तो सोशलिज्म जब बोल्शेविक ने सपोर्ट किया तो उसे क्या मिली, बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली, लेकिन उसके बाद उसे उतनी ही बेसिकली आप कह सकते हो उसकी इज्जत घट गई. सो सोशलिज्म को इंटरनेशनली बढ़ाने के लिए बोल्शेविक कई सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती रहती थी, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में, और कई सारे ऐसे नॉन रशियंस भी थे जो कि इनमें पार्ट लेते थे, इन मीटिंग्स में पार्ट लेते थे. उन्होंने कोमिंटर्न भी क्रिएट की थी जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी सोशलिस्ट पार्टी की, किन लोगों की, बोल्शेविक्स आइडियाज़ का जो सपोर्ट करते थे, जो बोल्शेविक्स आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे. बाय द टाइम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुई थी ना, तो इतने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो स्टार्ट होती, सोवियत यूनियन ने अपनी एक पावरफुल इमेज बना ली थी ग्लोबली, इंटरनेशनली, कि सोशलिज्म के नाम पे, और इम्पोर्टेंस गेन कर ली थी. However, by the 1950s, many people within the USSR began to admit that the Soviet system of government did not match the original ideas of the Russian Revolution. जो मेन रशियन रेवोल्यूशन का जो मेन था वो ये था, पीजेंट्स को राइट मिलने चाहिए, वर्कर्स को राइट मिलने चाहिए, सोशलिज्म. लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया 1950s तक आते आते दैट यूएसएसआर जो बोल्शेविक्स पार्टी है वो ऐसे काम ही नहीं कर रही है, जो मेन आइडल्स है रशियन रेवोल्यूशन के उनके ऊपर नहीं काम कर रही है. जो इंटरनेशनली होते थे, इंटरनेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट थे, उन्होंने भी रियलाइज़ किया दैट देवर सीरियस, दैट बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है सोवियत यूनियन में. ऑल्दो यूएसएसआर ने ट्रांसफॉर्म करा है रशिया को, पहले कितनी गरीब होती थी, खाना भी नहीं था, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और उसे पार में लाया है, जहाँ इंडस्ट्रीज अब डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, और गरीब लोगों को फूड सप्लाई मिलता है, और कैसे जो इसका पार, कैसे जो गरीबी है वो ख़त्म हुई है. लेकिन रशियन रेवोल्यूशन का जो जिस आइडियल्स पे चला था, ये उस आइडियल्स से तो नहीं लेके आई ना, और वो ना एक अपनी प्रोग्रेस के लिए वो कैसे हार्श डिप्रेसिव मेथड्स यूज़ करती है, लोगों पे फोर्स करती है. सो सोवियत गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, बेसिक फ्रीडम्स भी नहीं मिलने चाहिए सिटीजन्स को, एंड कैसे उन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल जमा के रखती थी, पनिशमेंट रखती थी, जो उनके खिलाफ जाते थे उनको क्रिटिसाइज करते थे. एंड 20th सेंचुरी एंड के एंड तक आते आते जो यूएसएसआर की रेपुटेशन थी एज ए सोशलिस्ट कंट्री, जो इंटरनेशनली इतनी बढ़ गई थी, वो एकदम से घट गई थी, क्योंकि लोगों ने क्या किया, रियलाइज़ किया दैट जिन आइडियल्स पे से चलना चाहिए, जिस आइडियल्स पे रशियन रेवोल्यूशन चला था, ये उन आइडियल्स पे चल ही नहीं रही है. स्टिल जितने भी सोशलिस्ट के आइडियाज़ थे, सोशलिस्ट के आइडियाज़ थे, वो चलते रहे, एंड इट कंटिन्यू टू बी रिस्पेक्टेड बाय many of its people. लेकिन ओवर टाइम जितने भी वर्ल्ड के अराउंड कंट्रीज थी वो सोचने लग गए एंड अडेप्ट सोशलिस्ट आइडियाज इन डिफरेंट वेज टू सूट देयर ओन कंडीशंस एंड नीड्स. तो ये चीज़ें, लेकिन हर एक कंट्री में जितना भी सोशलिज्म का आइडिया था वो दोबारा सोचा गया कई सारे वेज से. सो ये आपको देखने को मिला दैट कैसे जो इंटरनेशनली वो था, बेसिकली सपोर्ट मिलता था इसको, सोशलिज्म के नाम में सबसे बड़ा कंट्री माना जाता था. अब उसकी जो इज्जत थी, उसकी जो रेपुटेशन थी, वो डिक्लाइन हो गई थी. सो ये हमारा था लास्ट टॉपिक. इसी के साथ ही हमारा चैप्टर एंड होता है. अगर आपको पसंद आई एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, फिर रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉमेंट कर देना. और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो या तो वो आपको पोस्ट में मेरे कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएंगे, या आप मुझे कमेंट कर देना. फॉर द नोट्स लिंक आई विल जस्ट प्रोवाइड इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, बाय बाय.